हेलो दोस्तों, सो वेलकम इन माय चैनल मिस्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लब। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सो एटॉमिक स्ट्रक्चर आधार, लेक्चर नंबर 10, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड समथिंग एक्स्ट्रा इज ऑल्सो देयर। वाई? देखो सिंपल सा रीज़न है, जब हमने पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा कवर कर लिया है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी मैं इसलिए करा दे रहा हूँ क्योंकि देखो मेंस में तो नहीं आएगा, क्योंकि मेंस में ऑलरेडी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होने की वजह से जो है ना, एग्जामिनर के पास ऐसे क्वेश्चंस उठाने या ऐसे क्वेश्चन को पूछने का कोई मतलब नहीं बन जाता जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एंड दैट्स वाई ये पार्ट वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन पढ़ा क्यों रहे? क्योंकि यार कोई भरोसा नहीं किसी भी एग्जाम का, ठीक है? कोई भी एग्जाम पैटर्न का भरोसा नहीं। बिट सेट में आ सकता है, KVPY में आ सकता है, नीट में आ सकता है ना, IIT एडवांस में भी आ सकता है। सो दिस इज द रीज़न कि मैं सोच रहा हूँ कि इस पार्ट को भी कवर कर लूँ, ठीक है? एंड दैट इज़ अ वेरी थ्योरिकल पार्ट एक्चुअली। सो आइए देखते हैं कुछ। सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के। एक्स्ट्रा पॉइंट मतलब जो एक्स्ट्रा जैसे हमसे पूछा जा सकता है, आप इसको ऐसे समझ लो। जैसे इसमें सबसे पहले अगर हम बोल देते हैं मिस्ट्री पॉइंट अपना, ठीक है? अब इसमें क्या क्या आ सकता है? जैसे मान लो बाकी सारी चीज़ें तो हमको पता ही है, सारे कॉन्सेप्ट हमें पता ही है। नई चीज़ें क्या? जैसे मान लो ये बोल दे कि भाई नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस बताओ, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बताओ कब? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम N2 टू N1। ये तो आपको पता है कि स्पेक्ट्रम आपने कहाँ बनाया था, बोरबरी का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था। उसमें आपने पता होगा कि जब इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ जाता है, फिर वो जब नीचे की तरफ आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, एमिशन स्पेक्ट्रम बनाता है। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट फुंड, अलग अलग तरह के रेसेस वहाँ पे स्पेक्ट्रम लाइन्स बनते थे। तो उसी में अगर मान लो एग्जाम में जैसे स्पेक्ट्रम लाइन्स की वेवलेंथ, एनर्जी, ये सब तो हम निकाल लेते हैं, है ना? ये हम आपको बता भी चुके पूरा डिराइव करा के। लेकिन उसी में अगर ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जंप करेगा, मान लो कि 6 शेल से जंप करके सेकंड शेल में गया, यानी 6 एक्साइटेड स्टेट से सेकंड शेल में गया, ठीक है, ग्राउंड स्टेट पे। बामर सीरीज की लाइन होगी क्योंकि सेकंड लाइन में गिरने वाली बामर होती है, फर्स्ट में गिरने वाली लाइमन होती है, सब आपको बता चुका हूँ। तो जब इलेक्ट्रॉन हमारा N2 से जंप करके N1 में जाएगा तो कितने स्पेक्ट्रम लाइन बन सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। तो ऐसे में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स इक्वल टू N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 बाई 2। बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन 5th शेल से जंप करके सेकंड शेल में जा रहा है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन पूछा गया 5th से सेकंड पे, तो N2 5th हो गया, गिरा कहाँ? सेकंड पे। तो 5th माइनस 2 यानी 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 2 प्लस 1 यानी 4, क्लियर? 4 और 3 12 बाई 2 6। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स कितने आ गए बताओ? 6 आ गए। मतलब वेरी इजी यार, लेकिन इजी है, लेकिन कभी कभी मैंने अगर छोड़ देना तो नुकसान हो जाता है यार। दूसरा ये आ सकता है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बताओ व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम nth शेल। मतलब कहने का ये कि पिछले वाले केस में, यानी इस वाले केस में आपको बता रहा था, डेस्टिनेशन दे रहा था कि इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां जा रहा है, डेस्टिनेशन दे दिया कि भाई वहां जाएगा, तब स्पेक्ट्रम लाइन बताओ। लेकिन इस केस में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जंप तो कर रहा है किसी शेल से, लेकिन कहां जा रहा है ये पता नहीं है, तब आपको स्पेक्ट्रम लाइन पूछने की बात आएगी। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि डेस्टिनेशन नहीं पता, तो कहीं भी ये जा सकती है। जैसे यहाँ पर मान लो 6 से सेकंड पे गया तो सेकंड तक ही पूछेगा, फर्स्ट में जाएगा तो क्या होगा वो नहीं पूछेगा। अगर फर्स्ट पे गिरता तो उसके स्पेक्ट्रम लाइन्स कितने होंगे उससे कोई लेना देना नहीं है, सेकंड तक की बात करेगा। यहाँ पर अगर 6 से गिरा तो कहाँ गया तो पता नहीं, तो वहाँ पर फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड शेल, फोर्थ शेल सारे आ जाएंगे। तो यहाँ इस पर प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स की बढ़ सकती है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स आएंगे वो आ जाएगा N माइनस 1 बाई 2। वेरी सिंपल, डन। तो अगर N शेल से जंप कर रहा है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स आप ऐसे निकालोगे, और अगर किसी एक शेल से जंप करके किसी दूसरे शेल पे जा रहा है, डेस्टिनेशन वाला शेल भी आपको पता है, देन यू कैन गो विद दिस फार्मूला। सो दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट फार्मूला टू डिफाइन द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स अगर आपसे जब भी पूछेगा तो याद रखिएगा ये दो ही ऐसे कंडीशन है जहां पर वो आपसे स्पेक्ट्रम लाइन्स पूछ सकता है। डन, फाइन, ओके। व्हाट अबाउट नेक्स्ट सर? देखो इसके अलावा हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके लिए और भी हैं। मतलब जितना हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पूरे 9th एपिसोड में पढ़ाया है, उसके अलावा जो हम छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे थर्ड नंबर बोल देगा
कि भैया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मेंस में और नीट में कई बार देखा गया है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो यानी OAM निकालो। तो बात आ रही है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, मतलब यहां पर ऑर्बिटल जब हमारा मूव करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ तो उसके एंगुलर मोमेंटम्स क्या होंगे। तो इसको निकालने का बड़ा आसान तरीका है, चूंकि ये कंफर्म कर चुका है कि हम ऑर्बिटल पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ऑर्बिटल हमें पता है SPDF सबशेल्स के अंदर होते हैं, और SPDF सबशेल का डायमेंशन कौन बताता है, L। तो अगर आपको ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आपको ऑर्बिटल का नॉलेज होना चाहिए। तो ऑर्बिटल डिफाइन कौन करता है भैया, ऑर्बिटल होता है किसके अंदर, सबशेल के अंदर, तो वो डिफाइन करेगा। तो यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा √L+1 रूट के बाहर h/2π। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट कि h/2π इज अ, you know that na mvr equal to nh/2π। तो h/2 is a constant term and this is the integral multiple of orbital, because orbital बोला है तो orbital angular momentum, shell बोलता तो nh/2π कर देते, ये सब तुमको पता है। तो L क्या होता है, all of you know that this is azimuthal quantum number which is define the number of, या which is define the subshell's dimension, और subshell के dimension से हम उसके angular momentum का आराम से पता लगा सकते हैं। अब सपोज करिए S subshell की बात करते हैं, तो S subshell spherical होता है, no dimension, so there is no angular momentum। बिकॉज अगर स्फेरिकल होगा तो डायमेंशन कहाँ से चेंज कर लेगा यार वो, है ना, उसके डायरेक्शन में कहाँ से चेंजेस आ जाएंगे। तो L अगर S सबशेल है तो L की वैल्यू 0 ही होनी है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में 0 होना है। सिंपल है, मतलब डायमेंशन रिलेटेड ये चीजें बात कर रहा है, क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो ऑर्बिटल तो डायमेंशन वाले होते हैं, तो डायमेंशन वालों के लिए ही एंगुलर मोमेंटम निकल सकता है, अदरवाइज किसी का निकल सकती है। ये सब चीजें क्लियर है आपको। ऐसे ही बोल देगा भैया स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल के दिखाओ। अब अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम यानी ऐसे हम पूछ लिया तो यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन के स्पिन से रिलेटेड बात होगी, तो ऐसे में आपको यहां पर स्पिन का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, बाकी सब एवरीथिंग इज सेम। यू नो दैट h/2π इज अ कांस्टेंट एंड दैट इज अ टाइप ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। सो S यहां पर क्या है, तो सर यहां पर S जो हो गया वो हो गया टोटल स्पिन, है ना। टोटल स्पिन निकाल के आप आंसर दे दो। कहने का मतलब जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता भी देता हूं। सपोज यू हैव 4p ऑर्बिटल, बोला इसका ना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ। सो ऑल वी नो दैट √L+1 h/2π होता है। कैन यू टेल मी फॉर द p ऑर्बिटल व्हाट डू यू मीन बाय द L। p के लिए L की वैल्यू क्या होती है, तो p का डायमेंशन 1 होता है, मैंने बता रखा है सब कुछ। तो 1 डायमेंशनल है तो L की वैल्यू 1 रख दो यहाँ। तो डेफिनेटली अगर L की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी फॉर द p ऑर्बिटल, if you put the value then you get √2 h/2π। I hope it is clear, and or you can write down like this h/√2π। डन। तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब अगर मान लो ये बोलेगा कि भैया 4p3 नाम का एक ऑर्बिटल है, उसका SAM बताओ, स्पिन एंगुलर मोमेंटम बताओ। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर इसमें यहां पर p3 क्यों लिखा हुआ, तो 4p तक काम चल रहा था, p3 क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि भैया स्पिन की बात हो रही है और स्पिन निकलता है इलेक्ट्रॉनों का, इसीलिए ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन वो आपको जरूर बताएगा, नहीं तो आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो ऑर्बिटल से काम चल जाएगा, क्योंकि ऑर्बिटल के लिए p की वैल्यू के लिए L तो हमको पता ही है, लेकिन स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए इलेक्ट्रॉनों का स्पिन का भी नॉलेज होना चाहिए और स्पिन के लिए इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। सिंपल है यार। तो इसके लिए आपने क्या लगा दिया, S+1 h/2π। नाउ द क्वेश्चन इज स्पिन कैसे निकाले सर, S का मतलब क्या बताया मैंने, टोटल स्पिन। तो देखो बेटा 4p3 है ना, तो p के आपके पता है कि 3 ऑर्बिटल होते हैं। हुंड ने कहा था झुंड नहीं बनाना, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका टोटल स्पिन कितना आएगा, तो हमें पता है कि पहला वाला हम एंटी क्लॉकवाइज मानते हो, तो ये भी प्लस हाफ हो गया, ये भी प्लस हाफ हो गया, एंड दिस इज ऑल्सो प्लस हाफ। तो बताओ बेटा टोटल स्पिन इसका कितना, तो टोटल स्पिन मतलब टोटल एडिशन करना है, तो ऐड करेंगे तो बेटा आ जाएगा 3/2। इज इट क्लियर। अब अगर ये 3/2 आ गया तो इस 3/2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा, √3/2 3/2 + 1 h/2π। इफ यू सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर, दैट्स अ सिंपल थिंग। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जब भी बोलेगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन आपको डिफाइन करके जरूर देगा ताकि आप स्पिन निकाल सको। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो अगर तुमको कोई बोल दे कि भाई 4p5 है, अब इसका SAM निकालना है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो आपको पता है कि √S+1 h/2π होता है, तो आपको चाहिए स्पिन। तो भैया p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होते, यू नो दैट p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते, 5 इलेक्ट्रॉन भरने। हुंड ने कहा था झुंड नहीं बनाना है, तो इस तरह से 5 भर दिए मैंने। अब अगर इसका टोटल स्पिन निकालने की बात आए तो भैया देखो ये वाला प्लस हाफ और ये वाला माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा खाली बचेगा ये प्लस हाफ। तो यानी यहाँ टोटल स्पिन प्लस हाफ आ गया, तो इस टोटल स्पिन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो,
तो क्या आ गया बताओ वैल्यू, 1/2 प्लस 1 h/2π। दिस इज योर आंसर, दैट्स द थिंग, डन। तो टोटल स्पिन निकालना बहुत आसान है, केवल ये आपको चेक करना है कि स्पिन ऐड कहाँ हो रहा है, सब्ट्रैक्ट कहाँ हो रहा है। अगर एक ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों है तो डेफिनेटली दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ऐसे में उसका स्पिन काउंटेड नहीं होगा, यू नो दैट, फाइन। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इनके बारे में पूछेगा। अब ऐसा क्यों, देखो ऑर्बिटल जब घूमता है तो अपने एक्सेस पे घूम रहा होता है, करेक्ट, और ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने एक्सेस पे घूम रहे होते हैं। तो इस तरह से दो मोशंस हो गए वहां पे, और जहां पर भी दो कॉन्सिक्यूटिव मोशंस अगर आते हैं तो उस केस में वहां मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता ही होता है, ठीक है। एग्जांपल ले लो अर्थ का, अर्थ अपने एक्सेस पे भी रोटेट करता है प्लस अर्थ सन के चारों तरफ भी रोटेट करता है, ड्यू टू इसी कारण की वजह से हमारा अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। तो यहां पर भी हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है जो ऑर्बिटल के एंगुलर मोशन को बताएगा, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन को बताएगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वहां पर आनी चाहिए, तो इसीलिए यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट भी इसका निकाला जा सकता है। फिलहाल ये क्लियर हो गया कि कौन कैसे रोटेशन है, किसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, ठीक। नाउ तो अगर हमने बोला कि अगर ऑर्बिटल अगर एंगुलर मोमेंटम कर रहा है, मतलब ऑर्बिटल भी मूव कर रहा है, उसका एंगुलर मोशन है, स्पिन मूव कर रहा है, तो यानी इलेक्ट्रॉन का स्पिन का भी एंगुलर मोमेंटम है, उसका भी एंगुलर मोशन है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए, करेक्ट। क्योंकि जब भी कोई बॉडी अपने एक्सेस के साथ साथ किसी पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन को डिफाइन करती है तो एंगुलर वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट आता है। तो इसीलिए हमारे पास फिफ्थ आ गया, हमसे बोल देगा कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, ठीक है, यानी OMM निकालो। तो सर क्यों ऑर्बिटल का मैग्नेटिक मोमेंट क्यों निकल रहा है, क्योंकि ऑर्बिटल अपने एक्सेस में भी घूमता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो होगा। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा √LL + 1 BM, यानी फॉर्मूला सेम है, देखो LL + 1, ऑर्बिटल की बारे में बात आएगी तो LL + 1, और यूनिट यहां चेंज हो गया, BM हो गया। व्हाई, क्योंकि देखो याद रखो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट जो होता है वो बोर मैग्नेटॉन ही होता है, तो इसीलिए हमको यूनिट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो बोर मैग्नेटॉन, डन। और एक बोर मैग्नेटॉन जो होता है वो EH/4πmc के बराबर होता है, दैट इज द रिमेन कांस्टेंट आल्सो, वेयर E is the electron charge, H is the Planck constant, 4 value, pi 3.14, मास इलेक्ट्रॉन का, C स्पीड ऑफ लाइट। इफ यू नो ऑल द वैल्यूज, डेफिनेटली यू नो द वैल्यूज। तो सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो तो वैल्यू निकल के आती है 9.27 × 10⁻⁻24। ओके, सो आई होप यू एंजॉय इट। सो ये बोर मैग्नेटॉन आ गया। L आपको पता ही, फिर निकाल लोगे यार, सब अब तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम पूछ ले तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, सर वाई स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्सेस पे भी रोटेट करता है और साथ साथ वो ऑर्बिटल के अंदर भी रोटेशन रखता है। तो भैया इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर है तो ऑर्बिटल तो घूम ही रहा है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर घूम रहा है, तो वहाँ भी इलेक्ट्रॉन के डबल मोशंस हो गए। तो जहाँ भी दो कॉन्सिक्यूटिव मोशंस होंगे ना वहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट आना ही आना है। तो यानी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ये बता रहे हैं कि ऑर्बिटल के मोशन से मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ रहा है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ये बता रहा है कि स्पिन के मोशन से कैसा मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है, SS + 1, but here also the BM you know that बोर मैग्नेटॉन, and you also know that what do you mean by S, टोटल स्पिन निकालना सिखा दिया, ठीक है। और वैसे अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले किसी भी एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट, डायरेक्ट पूछ ले मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी एलिमेंट और एटम, है ना, किसी भी एटम, एलिमेंट और आयंस का मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछ सकता है। तो सर भाई कोई भी एलिमेंट है, एटम और आयंस में मैग्नेटिक मोमेंट क्यों आया, क्योंकि उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, उसके अंदर ऑर्बिटल होंगे तो ऑर्बिटल का भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो इसका बनना चाहिए, करेक्ट। तो इसके लिए ना जब कोई एलिमेंट, एटम और आयंस का पूछता है तो हम अप्लाई कर देते हैं √NN+2 BM, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट तो BM होता है। अब यहाँ N क्या है, तो याद रखिएगा ये N शेल नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्या है बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब आप मेरे से क्वेश्चन करोगे वाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सर, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो दोनों अपोजिट स्पिन होंगे तो दोनों स्पिन एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो उसका जब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट नहीं आएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट उस एलिमेंट में आएगा कैसे, ठीक है। सो इसीलिए वहां पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तभी तो वो रोटेट कर पाएगा। अगर अपोजिट स्पिन में होगा तो एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर रहे होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट वहां नहीं आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, डन। दिस इज द वे टू डिफाइन ऑल दिस थिंग, एक्स्ट्रा पॉइंट्स
जो आपसे एग्जाम में पूछा सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने अलग से बता दिया ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप छोड़ के नहीं आओगे। बाकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो भी कुछ हो सकता था, ये हमारा 10वां एपिसोड है जो लास्ट है। बाकी 9 एपिसोड मैंने रिलीज कर रखे हैं ऑलरेडी आधार लेक्चर के बेसिस पर। आधार 9 लेक्चर तक पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने कवर कर रखा है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो मैं बताना चाह रहा था, देन आई विल टेल यू। मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग्स। तो इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, रिमेंबर दैट। एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है क्या, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, सब कुछ बताया आपको प्रॉपर लेवल पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा पॉइंट अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। नाउ तो याद रखिएगा, चैप्टर जो हमने पूरा पढ़ रखा है उससे तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अगर एक्स्ट्रा पूछे डायरेक्ट वे में, तो आप डायरेक्ट वे में भी हर एक छोटी छोटी बात को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डन। नाउ व्हाट सर, now this is only the discovery of electron, proton and neutron, that's it, okay। so चैप्टर के बहुत ही मतलब खत्म ही है। अब ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। पढ़िएगा जरूर, रीजन आने के चांसेस पूरे होते हैं, ठीक है। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो ये जो डिस्कवरी है ना, एक बहुत बड़ी कहानी है और इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। जैसे आपका एवेंजर्स इन्फिनिटी आया था ना, जो एंड गेम आया था, तो एंड गेम में क्या हुआ था कि सारे के सारे साथ एक साथ आ गए थे, सारे एवेंजर्स एक साथ आ गए थे। वैसे यहाँ पर भी है इसमें बहुत मतलब समझ लो कि आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा चैप्टर है जो एवेंजर्स से मिलकर बना हुआ है। डिफरेंट टाइप ऑफ द एवेंजर्स। हमने अभी तक किसको जाना है एवेंजर्स में, डॉल्टन एक बहुत महान हस्ती, रदरफोर्ड है ना, जे टॉमसन, फिर इसके बाद जूलियस प्लैंक, फिर डी ब्रॉगली का इक्वेशन आया, फिर सोमरफील्ड आया, इसके बाद बोरबरी है ना, इसके बाद आपका क्या है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ, हुंड्स लॉ है ना, अबव प्रिंसिपल, अबव इज द नेम, अबव साइंटिस्ट का नाम नहीं तो ध्यान रखेंगे, है ना, N+, मतलब बहुत सारे एवेंजर्स आए, छोटे 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 छोटे। अब सब इकट्ठा हो गए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बन गया। तो उन्हीं एवेंजर्स में कुछ पुरानी एवेंजर्स है जिनको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की और इनकी खोज के चक्कर में पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर बना दिया। तो फिलहाल ये आया कहाँ से, बहुत पुरानी बातें हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्कवरर की, ठीक है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन ही डिस्कवर हुआ था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवरर की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवरर किसको बोलते हैं, तो जे थॉमसन को बोलते हैं। ये तुम लोग बचपन से जानते हो, बचपन मतलब 9th क्लास से, जे थॉमसन। लेकिन एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रॉन था ना, पहले कैथोड रेस के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो ये इलेक्ट्रॉन था पहले कैथोड रेस के नाम से जाना जाता था, और कैथोड रेस का ऑब्जर्वेशन जो पहली बार जिसने किया था यानी ऑब्जर्वर, वो थे और कोई नहीं, इनका नाम था जूलियस प्लकर, ठीक है। जूलियस प्लकर ने पहली बार इसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लगभग 1896 के आसपास, ध्यान से सुनिएगा। तो कई जगहों पर यह कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के रियल डिस्कवरर जूलियस प्लकर थे, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि जे थॉमसन बहुत जेन्युइन आदमी था जिसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए बात हुई ना कि सबसे पहले 1815 में 1815 के आसपास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम प्राउस्ट, कई लोग इसको प्राउट बोल देते हैं, ठीक है। तो इन 1815 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था विलियम प्राउस्ट या प्राउट, यार अब वो देख लेना, ठीक है, ये थे। तो इन्होंने ना, देखो कई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी नहीं जा सकती, तो आप प्लीज़ जब भी आप वीडियो मेरा देखा करते हो ना तो नोट्स लेके रखा करो। नोट्स देखा, जहाँ लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बार बार किसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो उसको लिख लिया करें, ठीक है, आपके लिए फायदेमंद है। तो इन 1815 में विलियम प्राउस्ट या विलियम प्राउट करके एक साइंटिस्ट आए। उन्होंने लोगों को ये बताया कि भैया ऐसा है, मैंने बहुत सारे लोगों के ऑब्जर्वेशन से ये सीखा कि दुनिया में जितने भी मैटर और ऑब्जेक्ट है ना, वो हाइड्रोजन से बनते हैं। नया स्टेटमेंट क्या, कि दुनिया में जितने भी मैटर और ऑब्जेक्ट हैं वो बेसिकली सब के सब हाइड्रोजन से बनते हैं। मतलब सबका बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन से छोटा पार्टिकल नहीं होता, ऐसा कुल मिला के कह सकते थे, ठीक है। इनकी बात को सुना गया, भाई बड़े जाने माने साइंटिस्ट थे यार। फिर उसके बाद फेराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लगभग 1840-45 के आसपास एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया ना, एक ट्यूब लिया और उसमें एक तरफ प्लेट एनोड डाल दिया, एक तरफ कैथोड डाल दिया, और उसमें हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराया, अंदर कुछ गैस रख करके। तो उनको कुछ हलचल फील हुआ, मतलब कुछ ऐसा फील हुआ कि यार कोई रेज है जो जनरेट हो रही है। अब चूंकि वो इनविजिबल थी, दिख नहीं पा रही थी उनको, तो नतीजों पर पहुंच नहीं पाए। तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट वहीं पर
रुक क्या रह गया, वो मतलब ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं हो पाया, क्योंकि जब अरे यार जो ठीक है तुम्हें हलचल फील हो रही है, डजंट मैटर, दिख तो नहीं रहा है ना, तुम किसी को बता पाओगे कि देखो 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 जा रहा है, नहीं हो सकता, या तो तुमको सपने में आया हो। तो फैराडे का कॉन्सेप्ट था तो ठीक ठाक, लेकिन नहीं एग्जिस्ट कर पाया। और विलियम प्राउस्ट ने उसी समय ऑन द स्पॉट बता रखा था कि वे दुनिया के जितने भी लोग हैं सब हाइड्रोजन से बने हैं, और इसी बात को प्रूफ करने के लिए फैराडे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो जस्टिफाइड हो नहीं पाया। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जूलियस प्लकर ने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक ट्यूब बना करके सेम बिल्कुल फैराडे की जैसा। जब इन्होंने किया तो इन्होंने ये बात सिद्ध किया कि यार कैथोड वाले प्लेट से ना, कैथोड समझते हो ना, माइनस प्लेट, कैथोड वाले प्लेट से कुछ रेजेस, ध्यान से सुनिएगा, कैथोड वाले प्लेट से कुछ रेज जा रही हैं, कुछ रेज निकल रही हैं, और इनको उन्होंने नाम दिया था कैथोड रेज। और इनका यह मानना था कि जो कैथोड रेज होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के रेज होते हैं, क्योंकि कैथोड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो वहां से अगर निकल रहा तो नेगेटिव ही होगा, ऐसा इनका सोचना था। तो जूलियस प्लकर को पहला ऑब्जर्वर माना जाता जिसने सोचा कि कैथोड रेज से कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जनरेट होती है। जस्टिफाई नहीं कर पाए प्रॉपर डेरिवेशन से ये भी, तो इनको खाली ऑब्जर्वर माना गया। ठीक, ओके। फिर जे थॉमसन आते हैं, ये मतलब विलियम प्राउड की बात सुनकर के फैराडे का एक्सपेरिमेंट और जूलियस प्लकर के एक्सपेरिमेंट को कॉपी करके इन्होंने थोड़ा मॉडिफाई किया, इसलिए जे थॉमसन को थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। तो इन्होंने किया क्या, तो जे थॉमसन ने एक बनाया CRT ट्यूब, इसको कहा जाता है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। CRT ट्यूब मतलब कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब जूलियस प्लकर का जो ऑब्जर्वेशन था कि कैथोड प्लेट से कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकलते जिनको उन्होंने कैथोड रेज बोला था, उसी को डिस्कवर करने के लिए इन्होंने चूंकि ये ट्यूब बनाया था, तो इसलिए इन्होंने नाम रख दिया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। क्या था ये, देखो इन्होंने कोई ऐसा प्लेट बनाया, ये देखिएगा जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूं, ठीक है भाई, कुछ ऐसा करके एक ट्यूब जैसा बना दिया, ये ग्लास का पूरा ट्यूब है, और अंदर जो है ना लगभग वैक्यूम है, अप्रॉक्सिमेटली वैक्यूम है। पता है क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो प्रेशर है ना बहुत ही कम है, 10⁻³ से लेकर 10⁻⁻6 मिलीमीटर Hg। हालांकि -6 तो बहुत ही कम हो जाएगा, 10⁻³ इज द वैलिड एक्चुअली रेंज बताया गया है। ये इतना मिनिमम प्रेशर सर, और ऑब्जर्व करें कि यहां कोई गैस था, क्योंकि पहली बार जब फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो इन्होंने ऐसे ही ट्यूब में गैस कुछ डाल रखा था, और शायद गैस जब डाल रखा होगा तो तुम सोच के देखो, गैस डाल रखा था और प्रेशर थोड़ा सा उन्होंने ज़्यादा ले रखा था। अब तुम जानते हो PV = NRT, प्रेशर की वजह से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ सकते हैं अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही अंदर, तो प्रेशर उन्होंने एक्चुअली फैराडे ने ज़्यादा ले रखा था, और गैस अंदर था ही, तो प्रेशर ज़्यादा ले लेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो जाएंगे गैस के। अब नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो जाएंगे तो सपोज करो कैथोड के रेज निकल भी रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल निकल भी रहा होगा सपोज माइनस चार्ज, तो कई सारे एटमों से तो टकरा जा रहा होगा ना, तो बहुत सारे जो एटम्स उन्होंने प्रेशर की वजह से बढ़ा रखे थे फैराडे ने, उसकी वजह से वो सारे एटम्स क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन के पाथ को रिटार्ड कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली निकल ही नहीं पा रहा था, तो इसीलिए वो समझ नहीं पाए कि यहाँ हो क्या रहा है। तो जे थॉमसन ने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, प्रेशर ही कम कर देते हैं, इतना प्रेशर कम कर देते हैं कि अंदर जो गैस के एटम्स है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाए, अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल, तभी तो मैंने बोला वैक्यूम अप्रॉक्स। अब इसका एक फिलामेंट है ये किसी मटेरियल का, और इसको ना एक वोल्टेज दे दिया, और ये वाला वोल्टेज इधर मिल गया, ठीक है। तो ये माइनस प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है, डन। तो चूंकि ये माइनस है तो इसको नाम क्या दिया गया, कैथोड। ऑल ऑफ यू नो दैट कि माइनस प्लेट को कैथोड कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जब हम प्लेट्स बनाते हैं या सेल बनाते हैं, ठीक है, और इसको एनोड बोलते हैं। हालांकि आप बहुत लकी हो, 12th क्लास में ना आपको पूरा सेल भी सीखने को मिलेगा, एनोड कैथोड कैसे बनता है, क्या होता है, एवरीथिंग। ओके सर, फाइन। और आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ जो वोल्टेज प्रोवाइड किया गया ना यार, वो अनप्रिडिक्टेबल था। यहाँ जो वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है, आप बिलीव नहीं कर सकते, ये लगभग 10,000 वोल्ट था। कितना वोल्ट है बेटा, 10,000 वोल्ट।
मतलब बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज है, एक्सेस लेवल का। इतने एक्सेस वोल्टेज क्यों दिया सर? क्योंकि मुझे नहीं पता नहीं मटेरियल कैसा है, ज़्यादा एक्सेस वोल्टेज डालेंगे तो उतना ही ज़्यादा एक चीज़ों को इजेक्ट कर सकता है अगर इससे कुछ निकलेगा तो। और वैक्यूम भी था, तो भैया वैक्यूम होगा तो करंट फ्लो कराने के लिए वोल्टेज को ज़्यादा रखना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग तो पता है कि मीडियम से चलते हैं हम लोग, अब यहाँ मीडियम तो तुम लगभग वैक्यूम ही कर दिए हो। गैस के आइटम भी होंगे तो मुश्किल से गिने चुने 4 5 10 12 जो भी होंगे, क्योंकि प्रेशर भी इतना मिनिमम लगा रखे हैं हम। तो हुआ क्या ना, और यहाँ पर बेटा मैंने एक एनोड जो है ना परफोरेटेड ले लिया। परफोरेटेड का मतलब होता पता है, थोड़ा सा हॉलो टाइप का, कि मतलब ये बीच बीच में देख रहे हो थोड़ा सा बहुत टाइनी स्पेस बना दिया मैंने। इतना बड़ा बड़ा स्पेस क्यों दिखाया आपको समझाने के लिए, नहीं तो ये बहुत ही टाइनी स्पेस है, बहुत ही छोटे 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 स्पेस होते हैं। परफोरेटेड इसको कहते हैं एनोड। तो ये एनोड को परफोरेटेड को मैंने इससे लिंक कर रखा है, ठीक है भाई साहब? हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये एनोड कैसा हो गया बेटा आपका? परफोरेटेड एनोड हो गया। डन। तो जब इतना हाई वोल्टेज लगभग अप्रोक्सीमेटली वैक्यूम पे लगाया प्रेशर को मिनिमम करके, और यहां पर मैंने ना एक इवैक्यूएशन सेक्शन ले रखा है। ये इवैक्यूएटर है सर। ये इवैक्यूएटर क्या करता है? ये जो इवैक्यूएटर है ना, अगर ऐसा फील हो कि अंदर गैस है और हमें लगता है कि यार गैस को कम करना है, कम करें जितना ज़्यादा, क्योंकि कैथोड रेस को चलने में प्रॉब्लम ना हो, कोई बीच में रास्ते में उसको रोके नहीं, तो ये सक्शन एक तरीके का होता है, गैस को ना सक करके बाहर निकलता रहता है। ये हो गया इवैक्यूएटर, ठीक। जो कि फैराडे ने ये गलती की थी, इन्होंने नहीं की। तो इनको यही लगा कि यार फैराडे में हो सकता है गैस की मात्रा ज़्यादा हो, प्रेशर उसने ज़्यादा ले रखा है, तो गैस ज़्यादा होगा तो एटम ज़्यादा होंगे, एटम ज़्यादा होंगे तो वो कैथोड रेस को जाने से रोक रहे होंगे, तो इसको समझ ही नहीं है कि हो क्या रहा है, ठीक। तो इन्होंने इवैक्यूएटर भी लगा लिया कि अपने अकॉर्डिंग गैस को जितना चाहे उतना सक करके बाहर निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। तब इन्होंने ऑब्जर्व किया कि पूरा डार्क रूम था, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेजेस निकल रही हैं। ये देखिए कुछ रेजेस निकली, और इन रेजेस की खास बात कि पता नहीं क्या है, लेकिन इतना पता है कि ये बड़ी स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं, बिल्कुल मतलब सीधी जा रही है, कहीं रुक नहीं, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट, एग्जैक्टली स्ट्रेट जा रही है। लेकिन समस्या ये है कि भैया ये लाइट तो इनविजिबल है, ये जो कैथोड रेज है ना ये इनविजिबल है, दिखते नहीं है। तो इनको यार फैराडे याद आ गया कि यार फैराडे तो बंदा सही बोल रहा था, दिख तो नहीं रहा है, तो हम कैसे बताएंगे लोगों को कि क्या है। तब एक साइंटिस्ट आते, आयरिश साइंटिस्ट, नाम था मारोजाना, ठीक है, नाम था मारोजाना, मरीजुआना नहीं ध्यान रखना, मारोजाना, ठीक है। तो इन्होंने फ्लोरोसेंस ऑब्जेक्ट की खोज की थी। एक्चुअली में फ्लोरोसेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें अगर कोई हाई फ्रीक्वेंसी रेज गिराई जाए तो कुछ ना कुछ वो लाइट या ग्लो जनरेट करते हैं। तो इन्होंने ना एनोड के इधर वाली लेयर पे कोटिंग करा दिया, ये देखो, ये कोट कर दिया, ये देख रहे हो ग्रीन कलर का कोट मैंने कर रखा है, ये देखो ये कोट कर दिया मैंने बेटा, ठीक है। ये जो कोट किया ना मैंने, ये कोट किसका किया मैंने? ये कोट है जिंक सल्फाइड का, ये जिंक सल्फाइड का कोट किया हुआ है, ठीक है। And the zinc sulfide coat is a type of fluorescent object. ठीक है, ये फ्लोरोसेंट है। फ्लोरोसेंट मैंने आपको बता दिया ना क्या करता है ये, अगर हाई फ्रीक्वेंसी लाइट गिरे तो ये ग्लो करता है। इसलिए CFL में भी जो F है ना वो फ्लोरोसेंस वर्ड का ही यूज होता है, वहां पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी हमारा फ्लोरोसेंट कंडीशन पे ही होता है। इस पर चाहे तो 2-3 लेक्चर बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा। फ्लोरोसेंसी हो गया, फास्फोरेंसी, ऐसे कुछ नए नए केमिस्ट्री के वर्ड्स होते हैं ना, उस पर मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, तो आपको मतलब हर चीज बताऊंगा केमिस्ट्री का, टेंशन नहीं लेने का। क्योंकि यहाँ क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि एक तो टाइम वेस्ट है, दूसरा हमारे सिलेबस से आउट है, तो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स सी। तो भैया ये दिख नहीं रहा था, तो इन्होंने जानबूझ के कोटेड किया मारोजुआना के हेल्प से। तो जब कोट किया तो भैया ऐसा है कि अगर सच में यहां से कोई रेज निकलता है ना तो वहां टकराएगा और वहां पर ग्लो आना चाहिए, साइन आना चाहिए। डार्क रूम है तो साइन हमको दिखाई देगा, ग्लो अगर होगा तो दिखाई देगा। यू कांट बिलीव, यहां पर जबरदस्त ग्लो दिखाई दिया, ये देखिए। और ये जो ग्लो होता है ना ग्रीन कलर का होता है, ठीक। तो मतलब पूरे डार्क रूम में ग्रीन कलर जैसा कुछ दिखा, और वो एनोड के प्लेट की तरफ दिखा। तो इतना समझदार आदमी अंदाजा लगा लेगा कि भैया इसका मतलब है कि देखो ये तभी चमकेगा जिसमें कोई लाइट गिरेगा, कोई रेस गिरेगा, और यहां से इसका मतलब कोई ना कोई रेस निकल रहा तभी उस पर गिर रहा है। तब जाके पता चला कि अच्छा ये तो कैथोड से निकल रहा है ना,
तो इन रेज को नाम दे दिया गया कैथोड रेज, जो कि जूलियस प्लकर ने बोला भी था। मजा आ रहा है? लेकिन जे थॉमसन को ये डाउट था कि यार ये कौन से चार्ज के पार्टिकल हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई कैथोड नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल होंगे, लेकिन इतना तो कॉमन सेंस है कि एनोड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अगर ये जा रहे हैं, भाई एनोड कैसा है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की तरफ अगर कोई रेज जाके टकरा रहा है तो पक्का वो नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल होगा। तो ये पता चल गया कि जो कैथोड होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, रेज, पार्टिकल तो अभी हम बोल भी नहीं सकते, नेगेटिव चार्ज रेज हैं ये, ठीक है, डन। तो यानी अगर ये नेगेटिव है तो हम इनको ऐसे दिखा सकते हैं कि दीज आर द नेगेटिव रेज। ये देखो ये नेगेटिव रेज जा रहे हैं एक्चुअली में, और बहुत टाइनी टाइनी, बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब ये काफी क्लाउड जैसे जा रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा है कि एक अकेला जा रहा है कि भीड़ में जा रहा है, क्या है पता नहीं। डन। तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो कैथोड रेज जो जूलियस प्लकर का ऑब्जर्वेशन था वो ट्रूथ हो गया, बिल्कुल करेक्ट। तो इनको भी भाई जे थॉमसन को बड़ा आराम मिला कि यार हमने काफी कुछ कर लिया, जैसा बोला गया तो वैसा हो गया। तो इस तरह से कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई, दैट इज द कैथोड रेज। और इस कैथोड रेज में फिर जे थॉमसन ने क्या दिमाग लगाया, ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखवा नहीं सकता है कि स्पेस नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, नोट्स लेके जरूर बैठा करिए। इन्होंने ना क्या किया, इसको माइनस प्रूफ करने के लिए और भी चीजें की। क्या? इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, भाई कैथोड रेज पास करा रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तो अगर ये माइनस का चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट होना चाहिए, और ऐसा हुआ, प्रूफ हो गया कि माइनस चार्ज का है। ऐसे इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में भी लगा के देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में तो डेविएट होता है कि नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखा उसमें भी डेविएट हो रहा था, नॉर्थ पोल की तरफ, नॉर्थ पॉजिटिव पोल माना जाता है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। दैट्स द वे टू डिफाइन द कि भैया कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। और इसी चार्ज पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन नामकरण करने का क्रेडिट जाता है एक जापानी साइंटिस्ट थे लुई, उन्होंने इसका नाम रखा था, लेकिन ये भी जे थॉमसन को क्रेडिट दे दिया गया, जे थॉमसन को, क्योंकि भैया तूने डिस्कवर किया तेरे ही से। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ई का, इलेक्ट्रॉन का पहले लेटर ई, और चूंकि माइनस चार्ज का है तो ई माइनस इसको डिनोट किया गया। तो इस तरह से बेटा हुई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। डन। अब चूंकि प्रेशर इतना मिनिमम रखे हो तो वहां एटम तो मिलेंगे नहीं, अगर होंगे तो बहुत इक्के दुक्के एटम होंगे, तो एक दो एटम थोड़ी ना पूरे इलेक्ट्रॉन के मोशन को रिटार्ड कर देगा, कोई भी एक दो एटम इससे टकरा सकता है, सारे थोड़ी ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन आराम से वहां पहुंच जा रहा था। लेकिन शायद फैराडे में गलती ये हो गई होगी कि प्रेशर उसने ज्यादा कर रखा था, तो अंदर गैस के एटम ज्यादा होंगे तो वो इलेक्ट्रॉनों को रोक देते होंगे, तो इसलिए उधर की तरफ जा नहीं पा रहे होंगे, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। सो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ द इसी को कहा जाता है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। डन। अब बात आती है कि इनकी प्रॉपर्टी पे स्टडी किया जाए, तो जो कि जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया तो उन्होंने इसकी पूरी प्रॉपर्टी पे स्टडी भी किया। तो कैथोड रेज की स्टडी से क्या क्या बातें सामने आई, ध्यान से सुनिएगा और ये नोट्स बनाइएगा, ठीक है। कैथोड रेज की डिस्कवरी से क्या क्या चीजें सामने आई। पहली बात तो हमें ये सामने समझ में आई कि भैया जो कैथोड रेज होते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि कैथोड रेज जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं, करेक्ट। तीसरा, कैथोड रेज जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होते हैं, करेक्ट। कैथोड रेज जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं, करेक्ट। जब तक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ना लगाया जाए तब तक स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं, करेक्ट। इसके बाद इन्होंने एक चीज और भी देखा, क्या इसके पास पार्टिकल नेचर है कि वेव नेचर है। तो इन्होंने देखा इसको, तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया पता, इन्होंने किया क्या, देखो इन्होंने इस कैथोड रेज के ना, यहीं पर बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने इस कैथोड रेज के रास्ते पर एक इस तरह से बॉल रख दिया। मैं चाहता तो अलग डायग्राम बनाता, लेकिन यही समझा दे रहा हूं। और ये जो बॉल है ना बहुत लाइट वेटेड बॉल है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है, मतलब इतना लाइट वेटेड कि फूंक मार तो टूट जाए। भाई अब इलेक्ट्रॉन बहुत टाइनी पार्टिकल दिखाई दे, आंखों से दिख नहीं रहे तो कितने छोटे पार्टिकल होंगे यार, तो उसके सामने एक बड़ा सा पत्थर थोड़ी ना रख देंगे, ठीक है। तो बहुत टाइनी, मतलब बहुत लाइट वेटेड बॉल रखा, और ये ध्यान रखा कि ये जो स्ट्रिंग से जिससे लगे हुए, जिस स्ट्रिंग से बंधा हुआ ये मूवेबल है, ठीक। अब ये इधर से कैथोड रेज जा रहा है, थोड़ी देर बाद इनको क्या समझ में आया, अब ये जो था इसमें फ्री घूम सकता था, ये जो बॉल था ना फ्रीली घूम सकता था, तो ये चक्कर मारने लगा, बॉल घूमने लगा, और थोड़ी देर बाद ये बॉल, ये जो है ना एरिया यहां से खिसक के ये लगभग यहां पहुंच गया। ये देखिए ये बॉल अब यहां आ गया, ये देखिए, यानी पूरा का पूरा जो ये वाला पार्ट है ना ये डिस्प्लेस होकर बेटा यहां पर आ गया।
अब इतना बताने के लिए काफी है कि अगर ये इस बॉल को घुमा भी दे रहा है स्ट्रिंग के दोनों तरफ और प्लस डिस्प्लेसमेंट भी कर दे रहा है, तो इसका मतलब कैथोड रेज के पास मोमेंटम होता है, और अगर मोमेंटम होगा तो मास होगा, और अगर मास होगा तो पक्का पार्टिकल नेचर होगा। इस तरह से यह बात प्रूफ होती है कि यस, इलेक्ट्रॉन हैज पार्टिकल नेचर। अब अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर है लेकिन आंखों से नहीं दिख रहा, हमको उसके लिए जेडएनएस का या फ्लोरोसेंट का लेयर लगा के देखना पड़ रहा है, इसका मतलब ये आंखों से नहीं दिख रहा और माइक्रोस्कोपिक चीजों से भी नहीं दिख रहा, क्योंकि माइक्रोस्कोप से भी ऑब्जर्वेशन किया गया था, नहीं दिखा। तो इससे समझ में आ गया कि यार ये बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल नेचर जरूर है, इनका मास जरूर है, लेकिन बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स हैं। मतलब इसका कि कैथोड रेज जो है ये टाइनी पार्टिकल्स के कलेक्शंस होते हैं, यानी कैथोड रेज आर द कलेक्शंस ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स, या ये कह लो कि कैथोड रेज आर द मटेरियल ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, जो कंटेन क्या करता है बताओ, मास कंटेन करता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। तो कितने पॉइंट्स क्लियर हो गए, 5 से 6 पॉइंट आपके क्लियर हो गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करता है, स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, जब तक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं डालेंगे डेविएट नहीं करेगा। अब ये भी पता चल गया कि कैथोड रेज आर कलेक्शन ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स विच कंटेन मास एज वेल एज मोमेंटम, है ना। इसके अलावा कैथोड रेज के बारे में एक बात और पता चली इतनी सारी चीजों के बाद, क्या कि भैया कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो, तो हमने आपको बता ही दिया था। और एक चीज क्या पता चली, तो भैया अब यहां पर एक डाउट आया ना कि इसका मास, अगर इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम है क्योंकि वो मोशन डिस्प्लेस करा दे रहा है रास्ते में पड़ने वाले ऑब्जेक्ट को, तो इसका मतलब इसके पास मास होगा, तो मास कैलकुलेट करना होगा, नहीं तो हमको कोई मानेगा नहीं कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया है, थॉमसन ने। इसके अलावा एक चीज और पता चली कि जब इस ऑब्जेक्ट को बीच में रखा और इससे मैंने कैथोड रेज पास कराया, तो वो शैडो कास्ट कर रहा है, मतलब परछाई बना रहा है, यानी कि ये लाइट का नेचर रखता है। जैसे लाइट का क्या है भैया, ये देखो लाइट है, हमने हाथ लगाया तो पीछे शैडो बन रहा है, लाइट नेचर है। एग्जैक्टली कैथोड भी ऐसा करता है कि कैथोड के रास्ते में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसका शैडो क्रिएट कर देता है, जस्ट लाइक अ लाइट बिहेवियर। इससे पता चलता है कि कैथोड कहीं ना कहीं लाइट के आसपास है, लाइट नेचर जैसा कुछ है इसके अंदर। इसके अलावा इसकी स्पीड को ऑब्जर्वेशन किया गया तो पता चला कि कैथोड रेज की जो स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली लाइट की स्पीड के बराबर या उससे कम है। मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि लाइट की स्पीड की एग्जैक्ट बराबर है, नहीं, उससे कुछ थोड़ा कम है। क्योंकि बिलीव मानिए ये जब यहां से यहां जा रहा था ना, इतनी तेज जा रहा था ना कि ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे थे। भाई अगर थोड़ा धीरे जाता ना तो दिख जाता कि यहां जा रहा है। एक तो इनविजिबल है, इनविजिबल होने के पीछे रीजन इतना टाइनी पार्टिकल का कलेक्शन। दूसरा, अगर इतनी संख्या में जा रहा होता तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो दिखना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि स्पीड बहुत फास्ट था। तो इसकी स्पीड को जब ऑब्जर्व किया गया तो स्पीड लाइट से थोड़ा सा कम निकला। ठीक है, और इसके पाथ में पड़ने वाले कोई भी ऑब्जेक्ट का ये शैडो क्रिएट कर सकता है, लाइक अ लाइट। श्योर। सो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज। तो मैंने लगभग सारी प्रॉपर्टीज आपको बताई। क्लियर है ना? डन। चलिए, नाउ द क्वेश्चन इज, अगर इलेक्ट्रॉन के पास मास है तो ये कैसे निकलेगा? समस्या तो ये है। और दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज का है तो इस पे चार्ज कितना होता है? और चूंकि ये टाइनी पार्टिकल्स है, तो अगर ये इतना टाइनी कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये इतना टाइनी है। तो अगर इतने टाइनी पार्टिकल्स का मास निकाल ले तो ये हमारे लिए चार्ज के यूनिट का काम कर सकता है। अगर दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल का चार्ज निकाल लिया जाए तो यूनिट नहीं बन जाएगा हमारा यार, और उसी में मल्टीप्लाई करके हम बड़े से बड़े चीजों के चार्ज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि भैया इसमें चार्ज कितना, अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इसमें चार्ज कितना है। इसके अलावा क्या ऑब्जर्वेशन हो, ध्यान से सुनिएगा। जे टॉमसन ने कहा कि यार मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब जे टॉमसन ने क्या किया, ये जो फिलामेंट यहां लिया था ना, मटेरियल कैथोड जिसका बना रखा था, इस मटेरियल को चेंज करने लगे। बार बार अलग अलग मटेरियल के मेटल के यहां पर फिलामेंट लाके लगाने लगे और बार बार ये चीज चेक करने लगे। तो सेम प्रॉब्लम, यानी सेम चीज, प्रॉब्लम नहीं मतलब सेम चीज हो रहा है, सेम थिंग हैपन। मटेरियल बदल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मटेरियल बदल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अंदर जो गैस था ना, जो इक्का दुक्का 3-4 एटम होंगे गैस के, क्योंकि प्रेशर तो इतना मिनिमम का गैस तो बहुत कम ही होगा, लेकिन जो भी इक्का दुक्का थे उन्होंने गैस चेंज कर करके देखा, सेम थिंग हैपन। मटेरियल बदल दिया, सेम थिंग हैपन। गैस बदल दिया, सेम थिंग हैपन। मतलब कैथोड रेज जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो मटेरियल है उस पर डिपेंड नहीं करता जिससे वो निकलता है, प्लस कंटेनर के अंदर जो, यानी ट्यूब के अंदर जो गैस भरा है उस पर भी डिपेंड नहीं करता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, थॉमसन के 100 या 150 एक्सपेरिमेंट होने के बाद ये बात पता चली है। डन। द क्वेश्चन इज सर मास कैसे निकलेगा, और दूसरा अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इसका चार्ज कैसे निकलेगा। सो आई होप कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा पूरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। और आपको बिलीव होगा जे टॉमसन की इसी एक्सपेरिमेंट से ना क्या हुआ था, पहली बार
ठीक है, फर्स्ट टाइम टेलीविजन सेट पर इलेक्ट्रॉन का प्रोपोगेशन चेक किया गया था। यानी पहली बार अब टीवी की परिकल्पना लोगों ने तब की थी, याद रखिएगा, इमेजिनेशन, जो आज हम टीवी नॉर्मली देख लेते हैं। तो समस्या है कि सर एक तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रॉब्लम कर रहा है कि कितना होगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन का मास प्रॉब्लम कर रहा है कि कितना होगा। ठीक, तो भैया उस थॉमसन को तो चार्ज निकालना पता ही नहीं था, क्या करें क्या करें, वो तो डिस्कवर करके बैठ गए, है ना। तो उसी समय एक साइंटिस्ट आते हैं, लगभग 1800 मतलब ये मान के चलिए लगभग 97 के ही आसपास की बात है, 92 से 97 के बीच की बात है। एक आते हैं आर.ए. मिल्कन, एक साइंटिस्ट थे आर.ए. मिल्कन, और आर.ए. मिल्कन ने किया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज कैलकुलेट किया इन्होंने, वो लगभग किया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ओके बेटा, इसी को अगर ESU में लिखा जाए तो 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। ESU मतलब इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल स्टैटिकल यूनिट, ये भी चार्ज का एक बहुत छोटा सा यूनिट होता है। तो या तो कूलम में बोलो या तो ESU में बोलो, ठीक है। क्वेश्चन है सर ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे। देखिए 11th के सिलेबस में ये सब नहीं है, ना IIT के सिलेबस में, ना नीट के सिलेबस में, ना KVPY, ना कहीं पर भी नहीं है। तो सर फिर ये पढ़ाएंगे नहीं ना, हमने नहीं, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। लेकिन मैंने फिर बोला जैसे मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हो गया है ना, क्लियर, इस पे छोटा कोई वीडियो बना देंगे कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एक्चुअली हुआ कैसे। तो अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे चैनल में आपको सब कुछ मिलेगा, टेंशन मत लो। यहाँ नहीं बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा आपके लेक्चर को लेकर के, आपके क्लासेस के जो टारगेट है वो फिर अचीव नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो लेकिन छोटे छोटे वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप बिल्कुल वेट करो, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो खाली बस, ठीक है। तो ये निकाल दिया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन चार्ज आ गया भैया, तो अब प्रॉब्लम है मास का, कि मास कैसे आए। तो भैया जे टॉमसन ने जबरदस्त एक काम किया। जे टॉमसन ने सोचा कि देखो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, उसका चार्ज हमें पता है। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स के रेज यानी कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दोनों को एक दूसरे के जस्ट परपेंडिकुलर रखा, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बेटा B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इनको परपेंडिकुलर रख दिया, दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा, और वहां से कैथोड रेज पास कराया। तो क्या हुआ, तो देखो अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होता, मैग्नेटिक फील्ड लगाते तो नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होता। अब दोनों को परपेंडिकुलर कर दिया, तो दोनों जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो कैथोड रेज बैलेंस हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा। ठीक, मतलब आप ऐसे समझो, जैसे सपोज करो ये है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव जा रहा है, सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेव, और ये मान लो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का वेव जा रहा है। यू कैन सी हियर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो इस कैथोड रेज यहां से निकल रहा है, ये देखो ये कैथोड रेज निकल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन रेज निकल रहा है यहां से। डन। अब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो डेविएट हो जाता, उसकी तरफ मैग्नेटिक होता तो नीचे, अगर कहीं से नहीं हो रहा तो बैलेंस हो गया ये। तो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर हमारा कैथोड रेज निकल रहा है। ऐसा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी पाथ होता है, मैं बता चुका हूं क्लास में। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को इन्होंने बैलेंस किया और इलेक्ट्रॉन को बीच में टांग दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो माइनस चार्ज का था वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बैलेंस हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल को बीच में हवा में लटकाया जा सकता है अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलर कर दिया जाए। तो ऐसा जे टॉमसन ने जस्टिफाई किया, और जस्टिफाई करने के बाद इन्होंने इसके हेल्प से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है और वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर किया जा सकता है। तो इन्होंने कंपेयर करके एक इक्वेशन बनाया, और वो इक्वेशन था Q/m इक्वल टू E/2B²R। ये एक इक्वेशन बनाया था। मतलब कहने का कि इसका पूरा डेरिवेशन है हमारे पास। इफ आई जस्ट बैलेंस द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड with respect to the electrons, then we can justify this equation also. But the problem is that you are in class 11, तो क्लास 11 में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये सब चीजें आपको नहीं पता। जैसे हम लॉरेंज का रूल बताएंगे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो इसलिए बेटर है कि इसको लीव करते हैं। अब आप कहोगे सर ये कभी बताओगे, बिल्कुल बताऊंगा। मैं बोलता हूँ जो जो चीजें अननोन है, छोटी छोटी डिस्कवरी सब बताऊंगा। हमारे वीडियोज को आप खाली क्या करते रहें, फॉलो करते रहें। तो इससे क्या हुआ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी लगाया होगा ये यहां पर वैल्यू पुट कर दो, मैग्नेटिक फील्ड जो भी लगाया होगा वैल्यू पुट कर दो। आर क्या है, तो आर है
रेडियस ऑफ हेलोइक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, अब उसी बैलेंस कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहेगा ना भैया, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका जो मोशन हो रहा है उसका जो रेडियस है, इलेक्ट्रॉन का रेडियस नहीं, उसके जो मोशन जो पाथ कवर कर रहा है उसका रेडियस। तो ये रखो, अगर सब कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट को मैं बताऊंगा आपको कभी ना कभी शॉर्ट वीडियो में। तो कैलकुलेट करके रखा है तो बेटा देखो क्यू क्या है, चार्ज है, एम क्या है, मास है, तो ये क्या आ गया बेटा, चार्ज बाय मास। तो ये कहलाता है चार्ज बाय मास रेशियो। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने बोल दिया ई और मास को बोल दिया बेटा मैंने एम, तो ये हो गया चार्ज बाय मास रेशियो। ठीक है, तो चार्ज बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से कितना निकला, तो इन सब की वैल्यू पुट करके आने पर आया 1.76 इंटू 10⁻11 कूलॉम पर किलोग्राम। ये देखिए, दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज द फाइनल वैल्यू। करेक्ट। द क्वेश्चन इज कि चार्ज बाय मास रेशियो चलिए आ गया, यानी दिस इज द चार्ज बाय मास रेशियो। अब हुआ ये ना कि इस चार्ज बाय मास रेशियो को निकाल तो लिया जे थॉमसन ने, फिर उसने 100-150 जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें कैथोड का प्लेट बदल दिया, अंदर गैस अलग अलग रख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बेटा ये बताओ, जब प्लेट बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कैथोड रेज वैसे ही प्रोपोगेट कर रहा है, गैस के अंदर रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कैथोड रेज वैसे ही प्रोपोगेट कर रहा है, इससे साफ पता चलता है कि दुनिया का कोई भी मटेरियल उठा लो, कोई भी गैस उठा लो, सब एक फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से बने हैं, यानी सब में इलेक्ट्रॉन ही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, तो इसका मतलब उसका चार्ज बाय मास रेशियो कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि चेंज तो तब होता है ना जब अलग अलग गैस रखने पर अलग अलग ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते, ऐसा तो कहीं मिला ही नहीं। तो इससे साफ पता चलता है कि भैया चार्ज बाय मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिमेन सेम, बिकॉज ऑल द टाइप ऑफ द कैथोड रेज, चाहे वो किसी भी तरह के मटेरियल से निकला हो, किसी भी तरह के गैस के प्रेजेंस में प्रोपोगेट कर रहा हो, उसमें इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। Thus we can say कि each and every object are made up of the fundamental particles like electrons। और अगर सभी मटेरियल में ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉन ही है, तो चार्ज और मास रेशियो फिक्स ही होना चाहिए, क्योंकि चार्ज और मास तो कभी चेंज होना नहीं है, तो चार्ज और मास रेशियो फिक्स होना चाहिए। इसी से थॉमसन ने एक स्टेटमेंट और दिया कि कैथोड रेस यानी इलेक्ट्रॉन रेस का चार्ज बाय मास रेशियो रिमेन कांस्टेंट इन एनी केस, एंड द चार्ज बाय मास रेशियो फॉर द कैथोड रेस डज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ कैथोड एज वेल एज द गैस कंटेन इन अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, सो ये कंफर्म हो गया कि E by M इज रिमेन कांस्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ द केस। डन। उस कंटेनर के अंदर जो कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब था उसके अंदर आप कौन सी गैस लेते हो, जो कैथोड का जो आपने प्लेट बना रखा हो कौन सी मटेरियल का बनाते हो, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर केसेस में वहाँ कैथोड रेज डेवलप होते हैं, और कैथोड रेज अगर डेवलप होंगे तो इलेक्ट्रॉन उसका फंडामेंटल पार्टिकल होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन ही है फंडामेंटल पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज मास रेशियो जब निकल चुका है तो बार बार कैसे निकलेगा, तो इट इज रिमेन कॉन्स्टेंट। क्लियर। तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी एक हमारे सामने और आ गई, क्या कि कैथोड रेज का जो चार्ज मास रेशियो होता है इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कैथोड एज वेल एज द गैस कंटेन विद इन अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। दैट्स अ वे। तो जितने प्रॉपर्टीज उधर बताए प्लस ये प्रॉपर्टी ये हो गई। क्लियर। चलो अब जरा ध्यान दो, जे थॉमसन की मेहनत रंग लाई, चार्ज बाय मास रेशियो निकाल रहे हो, और चार्ज बाय मास रेशियो निकालने से फायदा ये हुआ कि पता चल गया कि दुनिया का कोई भी मटेरियल का तुम कैथोड बना लो, कोई भी अंदर गैस रख लो, चार्ज बाय मास रेशियो बार बार सेम आ रहा है। इससे पता चलता है कि चाहे कोई भी मटेरियल उठा लो, कैथोड रेस हमेशा प्रोपोगेट करेगा और उसमें इलेक्ट्रॉन ही होगा, और इलेक्ट्रॉन ही है तो चार्ज बाय मास रेशियो अगर उसका एक बार निकल चुका है तो बार बार कैसे निकलेगा, तो ये ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। तो क्या पता चला भैया अब नया पॉइंट कि जो चार्ज बाय मास रेशियो है फॉर इलेक्ट्रॉन, क्लियर, independent from material of cathode and gas contained in tube। ठीक है, तो जो CRT ट्यूब था तुम्हारा कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तुमने कौन सा गैस कंटेन किया है, तुमने कैथोड का कौन सा मटेरियल से कैथोड बनाया है, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये ऑलवेज भी रिमेन कांस्टेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेस। डन। अब देखो तुम्हारे पास चार्ज बाय मास रेशियो आ चुका है इलेक्ट्रॉन का, जो कि हमेशा कांस्टेंट ही रहना है ना भैया, और तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ चुका है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ चुका है ना। तो ऐसे में अगर मैं एक काम करूं, क्या करोगे, मैंने सोचा एक काम करते, ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2,
इफ आई डिवाइड इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 देन व्हाट हैपन, देखते हैं, मास आ जाना चाहिए भाई, डिवाइड करेंगे तो ये चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो कैंसिल होगा तो मास ही ना आएगा। तो E बाई एम डिवाइड कर दिया मैंने, E बाई एम, ठीक है। तो चार्ज E बाई एम किया, तो बताओ E का चार्ज का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और नीचे कितना E बाई एम की वैल्यू कितनी है 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11। इफ आई कैलकुलेट इट देन वी गेट 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, दैट वी कैन से दिस इज द मास। ये आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लो भाई, और इलेक्ट्रॉन का मास आना है, ये कैसे पता चला था, तो पहले बताया था मोमेंटम था ना, क्योंकि उसने पहिए को घुमा दिया था और डिस्प्लेस कर दिया था, पूरा एक्सपेरिमेंट क्लियर। तो थॉमसन ने जो मास की बात की थी, थॉमसन ने उसे प्रूव भी किया, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ द आर ए मोलिकन, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया था, तो वो एक नया एवेंजर आ गया। ठीक, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। फिलहाल इस पूरे सीरीज का इलेक्ट्रॉन डिस्कवरर का जो आयरन मैन है वो जे थॉमसन है। डन, सो एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, श्योर, थैंक यू। मास देख रहे हो कितना कम आ रहा है, सोचो कितना टाइनी पार्टिकल होगा, ठीक है। चलो भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास रेशियो फिक्स होता है, और जो कैथोड रेज होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है सब बताया आपको मैंने। स्ट्रेट लाइन चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं, पाथ में कोई ऑब्जेक्ट पड़ जाए तो उसका कास्ट करते हैं, उसका शैडो बनाते हैं। इसके अलावा इनका चार्ज और मास रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, क्योंकि ये कंटेनर के गैस पे और मटेरियल ऑफ कैथोड पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करते हैं, है ना। और इसके अलावा ये कैथोड रेज जो होते हैं ना, इनके रास्ते में जो गैस के जो भी एटम पड़ जाएंगे उसको आयनाइज करने की ताकत रखते हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि कैथोड रेज कैन आयोनाइज गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो इट कैन apply effect on photoelectric cell या फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट, ठीक है भाई। फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट पे भी इनका इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट क्या होते हैं, कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको बताया था ना, तो कोई भी मटेरियल जिसको तुम कोई रेज डालते हो हाई फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देता है। तो ऐसा कैथोड रेज भी कर सकता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, आयनाइज द गैस मॉलिक्यूल्स, यानी गैस मॉलिक्यूल को आयनाइज करने की भी ताकत रखता है। मतलब रास्ते में अगर कोई गैस का मॉलिक्यूल मिल गया तो उसको आयंस में तोड़ सकते हैं, क्योंकि भाई मॉलिक्यूल और एटम न्यूट्रल होते हैं, तो आयंस में टूट ही सकते हैं, देयर इज नो इशू, ठीक है। चलिए, ओके, सो सर दिस इज ऑल अबाउट द कैथोड रेज। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डन, हो कैथोड रेज की डिस्कवरी हो गई, यानी ये कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। डन, चलिए अब बात करते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी की। अच्छा, एक चीज और जरा देख लेते हैं। कई बार ये सुना है मैंने, विलियम प्राउस जो थे, उन्होंने क्या बोला था कि दुनिया का हर ऑब्जेक्ट जो होता है हाइड्रोजन का बना होता है। अब ये बात भी खत्म हो गई, बताओ कैसे, देखो बताओ, इलेक्ट्रॉन का मास कितना, तो सर 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, या फिर 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम, ठीक है, ओके। और हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का मास होता है 1.008 ग्राम, ठीक है, इतना होता है। ये जो है इसका मास ग्राम मोलर मास है, ठीक है, इसका ये ग्राम मोलर मास है। ग्राम मोलर मास का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन में जो जितने भी एटम होंगे वो 6.022 10 की पावर 23 होते। आपको पता है एक ग्राम मोलर मास का मतलब, मोलर मतलब एक मोल, एक मोल हाइड्रोजन गैस का मास इतना निकाला गया, ठीक है। तो हमको भी यहां पर इसका ग्राम मोलर मास निकालना होगा, तो इसका भी निकालो भाई। तो इसका ग्राम मोलर मास कितना आएगा, तो या एक इलेक्ट्रॉन का मास तो हमें पता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। अब मोलर मास के लिए हमको क्या करना होगा, एक मोल से मल्टीप्लाई। तो एक मोल में बताओ कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक मोल में दुनिया की कोई भी चीज जो 6.022 10 की पावर 23 होती है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6.022 10 टू द पावर 23 कर दिया। इसको जब पूरा कैलकुलेट करोगे ना, तो इसका ग्राम मोलर मास आता है 5.048 इंटू 10 की पावर माइनस 4 ग्राम। ये लो, तो लो भाई, ये आ गया हाइड्रोजन का ग्राम मोलर मास और ये इलेक्ट्रॉन का ग्राम मोलर मास आ गया। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर कैसे करें,
तो इसको सॉल्व करते हैं ना, कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर कैसे करें? हाइड्रोजन मास डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन मास, ठीक है, दोनों का ग्राम मोलर मास। तो हाइड्रोजन का मास कितना है भाई? 1.008 और इलेक्ट्रॉन का ग्राम मोलर मास कितना है? 5.048 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक, मैंने जब कंपेयर किया ना है तो पता है कितना आता है? 1837। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन का मास है वो 1837 टाइम मल्टीप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन मास, यू कैन सी हियर, क्योंकि ये तो इधर चला जाएगा ना यार, है आ गया। ओहो, हाइड्रोजन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना, लगभग 2000 गुना बड़ा होता है। विलियम प्राउड ने क्या बोला? दुनिया का हर ऑब्जेक्ट हाइड्रोजन से बना है। अबे तो हाइड्रोजन से बना होता तो हाइड्रोजन तो बड़ा बड़ा बहुत भारी मास है इलेक्ट्रॉन से, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा छोटा हुआ ना। तो इसका मतलब अगर हाइड्रोजन सबसे बना होता, अगर मान तुमने बोला कि दुनिया का हर ऑब्जेक्ट मैटर जो है हाइड्रोजन से बना है, लेकिन उससे छोटा पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है कि दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट मैटर हाइड्रोजन से नहीं, इस छोटे पार्टिकल से बने हैं, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो विलियम प्राउड का ये कॉन्सेप्ट भी डिस्ट्रक्ट हो गया, खत्म। ठीक है, चलो नाउ, तो ये थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। नाउ व्हाट अबाउट द प्रोटॉन डिस्कवरी सर? देखो, प्रोटॉन का जो डिस्कवरर है वो आज की डेट में हम जानते हैं और हमने पढ़ा हुआ है, रदरफोर्ड, है ना, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। मैंने बताया भी था कि स्कूल टीचर भी थे और अच्छे खासे जाने माने साइंटिस्ट भी थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और इन्होंने इसको डिस्कवर कैसे किया था? बाय द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ऑल ऑफ यू नो दैट अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता रखा है, जिसमें से लगभग 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से टकरा के वापस आता था। यू नो दैट ना, सब कुछ बता रखा है। लेकिन जो प्रोटॉन का जो ऑब्जर्वर था, मतलब जिसने पहली बार इसको ऑब्जर्व किया, वो थे यूगेन गोल्डस्टीन। जैसे जूलियस फ्लेगर इलेक्ट्रॉन के, वैसे गोल्डस्टीन इसके, ठीक है। तो गोल्डस्टीन ने पहली बार इसको ऑब्जर्व किया था। और याद रखिए, गोल्डस्टीन ने ना प्रोटॉन ऑब्जर्व नहीं किया था, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का नाम अकॉर्डिंग टू गोल्डस्टीन पता है क्या था? एनोड रेज। गोल्डस्टीन ने इसका नाम एनोड रेज रखा था, या इसे को कनाल रेज कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे जूलियस फ्लेगर ने इलेक्ट्रॉन रेज को पहले कैथोड रेज बोला था, क्योंकि कैथोड से निकला होगा, तो इन्होंने उसको एनोड रेज बोला क्योंकि एनोड से निकला होगा। यही एनोड रेज बाद में प्रोटॉन कहलाया, जो कि रदरफोर्ड ने डिफाइन किया था, ठीक है। अब ये कैसे हुआ सर? एग्जैक्टली सेम एक्सपेरिमेंट, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू जस्ट ड्रॉ द सेम स्ट्रक्चर, एवरीथिंग विल बी सेम, कुछ भी चेंज नहीं होना है। देखो, अब ये डायग्राम में थोड़ा जल्दी बनाऊंगा। ये एक प्लेट है, ये इस तरह से एक ट्यूब बना लिया, यहां पर कैथोड लगा दिया, वही हाई वोल्टेज, और यहां पे एनोड लगा दिया। ये माइनस प्लेट है और ये प्लस प्लेट है, तो ये कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। इस बार कैथोड परफोरेटेड कर दिया, मतलब इसे छोटे छोटे पिन होल कर दिए ताकि कोई रेज अगर इधर से आए तो निकल सके, वो भी स्ट्रेट वे में, बिना डेविएशन के, ठीक है। परफोरेटेड हो गया, तो इस बार तुम्हारा परफोरेटेड कैथोड है। अच्छा, ये एनोड है, इस बार जो कोटिंग की गई जिंक सल्फाइड की, वो कैथोड पे की गई। बताओ कैथोड पे क्यों किया गया होगा? क्योंकि हम डिस्कवरी किसकी कर रहे हैं? एनोड रेज की। तो ये ऑब्जर्व किया ना गोल्डस्टीन ने कि भाई एनोड से रेज निकला होगा, तो एनोड रेज, तो एनोड से अगर रेज निकल रहा, मान लो वो भी इनविजिबल हुआ, तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पर एक जेडएनएस का कोटिंग कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जेडएनएस पे कोई अगर हाई फ्रीक्वेंसी रेज गिरती है, कोई लाइट गिरती है, तो वो ग्लो करता है, तो हमें दिखाई दे जाएगा। ठीक, सेम प्रोसेस है, एक्जैक्टली सेम, बस खाली परफोरेटेड इज और कैथोड। पिछली बार में कौन था? एनोड था। एवरीथिंग इज सेम। यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? इवैक्यूएटर लगा देंगे। ये इवैक्यूएटर जो पंप का काम करता है, अंदर से गैस को सक करता है। यहाँ भी प्रेशर
लगभग 10⁻³ मिलीमीटर था Hg। सेम प्रेशर है, मिनिमम प्रेशर। लेकिन इस बार थोड़ा सा यहाँ गैस रखे गए, तो ये गैस के मान लो मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब गैस के मॉलिक्यूल्स में आपको मैं पहले बता रहा हूँ, पहली बार जब ऑब्जर्वेशन किया गया था तो ये गैस के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हुआ करते थे, ठीक है। सेम क्या होगा, कैथोड रेस निकलेगा ही निकलेगा ना, कैथोड रेस तो निकलेगा ना भैया, सेम प्रोसेस है तो कैथोड भी बनेगा ही। तो ये मान लो फिलामेंट है ना, कैथोड रेस निकला। अब ये कैथोड रेस जाएगा तो जिस भी गैसियस एटम से, क्योंकि गैस है हाइड्रोजन का, टकराएगा तो क्या बना देगा, 2 आयंस बना देगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनाएगा। बताओ पॉजिटिव नेगेटिव कैसे, तो जो बाहर निकला होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, अंदर जो रह गया होगा प्रोटॉन होगा। तो इस तरह से आयनाइज हो रहा, ठीक है भाई। तो ये भी हो गया पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये भी हो गया पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जितने भी रास्ते में, कैथोड रेस के रास्ते में जितने भी एटम आ रहे हैं वो आयोनाइज हो रहे हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, पॉजिटिव चलने लगा नेगेटिव प्लेट की तरफ और नेगेटिव चलने लगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो इस बार हमको ये कैथोड रेस तो ऑलरेडी हमको डिस्कवर है, तो इसको देखने का कोई लॉजिक नहीं था, यहाँ कोटिंग मैंने नहीं किया। हमारा तो मेन पर्पस एनोड को डिस्कवर करने का, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले आयंस, ये देखो ये भी आयंस में टूटेगा भाई, प्लस और नेगेटिव। तो बेटा पॉजिटिव वाला इधर जाने भाग लगेगा और नेगेटिव वाला इधर भागने लगेगा। तो आइडिया लग गया होगा, पॉजिटिव बेटा इधर भाग रहा है, नेगेटिव बेटा इधर भाग रहा है, आइडिया लग गया। अब यहां पर जब ये एनोड वाले यानी पॉजिटिव चार्ज वाले रेज निकले, यानी स्ट्रीम, ये बीम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज रेज जब ये टकराए यहां पे जाके, तो ये ग्लो करने लग गए। ये देखो ग्लो होने का निकलने लग गया। प्रूफ हो गया कि हाँ भैया कुछ रेजेस हैं पॉजिटिव चार्ज वाले जो कैथोड पे जाके टकरा रहे हैं। तो लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि भैया एनोड से ये निकले होंगे, डन। बट ये एक्चुअली एनोड नहीं है, रिमेंबर दैट। ये एनोड रेज क्या है, तो जो गैस अंदर फिल है ना, उससे जब कैथोड रेज टकराए तो वो आयनाइज हुआ। और आयनाइज होने, क्योंकि आपको कैथोड रेज आयनाइज करने की ताकत रखता है, आपको पता ही है। तो आयनाइज होने से जो आयंस बने पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो उधर मूव कर गया। तो इस तरह से जो पॉजिटिव आयंस के जो क्लाउड्स हैं, यानी पॉजिटिव आयंस वाले जो हैं, दिस इज द कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिव आयंस, करेक्ट। इन्हीं को क्या बोला गया, एनोड रेज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का एनोड भी पॉजिटिव है तो इसको एनोड रेज बोल दिया गया। तो इस तरह से जो पॉजिटिव चार्ज वाले मूव कर रहे हैं, इन्हीं को नाम दिया गया एनोड रेज। तो कुल मिलाकर के बताओ कैथोड रेज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल के कलेक्शन होते हैं, और एनोड रेज क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के कलेक्शन होते हैं। सब सेम ही तो है, डेरिवेशन कुछ नया थोड़ी ना सीखा हमने यहाँ पे, है कि नहीं। अब अगर मैंने हाइड्रोजन लिया होगा तो आपको पता ही होना चाहिए शायद कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, डन। तो हाइड्रोजन अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, सपोज करो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये H+ बन गया और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये कैथोड रेज है जो इधर एनोड की तरफ भाग रहे हैं, और जो उधर यानी जो पॉजिटिव बचा वो कौन है, हाइड्रोजन प्लस आयन है। तो ये हाइड्रोजन, ये जो पॉजिटिव आयन आपको दिखाई दे रहे हैं जो इधर भाग रहे हैं पॉजिटिव आयन, ये कौन है, H+ आयन है। ये कौन है, H+ आयन है। ये कौन है, H+ आयन है। अगर हाइड्रोजन लिया होगा तो ये H+ आयन है, डन ना, करेक्ट। तो कुल मिला के एनोड रेज जो होते हैं पॉजिटिव आयंस के कलेक्शंस होते हैं, बीम ऑफ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव आयंस, ठीक है। इन्हीं को एनोड रेज कहा था गोल्डस्टीन ने। अब गोल्डस्टीन का जो एक्सपेरिमेंट था सेम ऐसे ही था जैसे जे थॉमसन का था, तो एग्जैक्टली सेम हो गया यहाँ तो। लेकिन समस्या क्या हुई ना कि यही सेम एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन के थ्रू गोल्डस्टीन ने भी कई बार रिपीट किया कि क्या इसका भी चार्ज और मास रेशियो फिक्स रहने वाला है क्या। तो देखो जब हाइड्रोजन गैस ले लोगे, तो इसका चार्ज में मास रेशियो आएगा, कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मास अपना कुछ अलग होगा और चार्ज अलग ही होगा, है ना। लेकिन जब उन्होंने ऐसा ही एक्सपेरिमेंट जैसे जे थॉमसन के जैसा इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, मतलब दोबारा कि भैया एनोड बार बार बदल के देखा और जो अंदर गैस है वो बार बार बदल के देखा। तो हाइड्रोजन की जगह मान लो ऑक्सीजन गैस डाल दिए, नाइट्रोजन गैस डाल दिए, हीलियम गैस डाल दिए। तो जब अलग अलग गैस डाला ना इन्होंने, तो इन्होंने पाया कि जो इनका E/m है ना, चार्ज में मास रेशियो, वो कांस्टेंट नहीं रहता है। मतलब अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग चार्ज में मास रेशियो। तो कई बार तो क्वेश्चन ऐसा ही होता है, कई लोग ऐसे बोलते भी हैं कि यार चार्ज मास रेशियो जो है ये एनोड रेज का सेम क्यों नहीं होता, बदलता क्या रहता है। तो तुम खुद ही दिमाग लगाओ ना यार, अलग अलग गैस डालोगे तो क्या हर जगह से आयन सेम ही निकलेगा। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में H+ आयन एक निकल रहा है,
एक एटम, एक मॉलिक्यूल से। ऐसे कोई दूसरा लोगे तो उसमें नंबर ऑफ आयंस फिर दूसरा चेंज होगा ना यार। तो हर गैस में अलग अलग नंबर ऑफ आयंस होंगे, अलग अलग नंबर ऑफ मास होगा हर गैस का। हाइड्रोजन का मास जैसे 1 हो गया, तो ऐसे अदर गैस का मास कुछ और होता है। यू नो दैट कि ऑक्सीजन का मास अलग है, नाइट्रोजन का मास अलग है, हीलियम का मास अलग है। तो ये मास भी अलग है और जो नंबर ऑफ इससे प्रोटॉन्स निकलेंगे या पॉजिटिव आयंस बनेंगे वो भी अलग अलग बनेंगे। तो ऐसे में अगर तुम्हारा चार्ज भी अलग अलग होगा और मास भी अलग अलग होगा तो चार्ज और मास रेशियो फिक्स कैसे होगा? जबकि इलेक्ट्रॉन वाले एनोड कैथोड रेज में ऐसा नहीं था। वहां तुम दुनिया का कोई भी गैस डालो, कुछ भी रखो, बेसिकली वो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन कंटेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो फिक्स ही रहना है, वो सेम ही रहना है। लेकिन इसमें क्या है, प्रोटॉन्स चेंज होंगे, आयंस चेंज होंगे, मास भी चेंज होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन का क्या है कि दुनिया का कोई भी मटेरियल ले लो, इलेक्ट्रॉन तो वही रहने वाला है, मास भी उसका वही रहने वाला है। तो दैट द सिंपल थिंग कि भैया कैथोड रेज का चार्ज और मास रेशियो फिक्स क्यों होता है, लेकिन एनोड का चार्ज और मास रेशियो डिफर क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि एनोड का चार्ज और मास रेशियो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस। जैसे मैंने ये हाइड्रोजन पे एक्सपेरिमेंट किया, तुमको दूसरा गैस ले लोगे तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से दूसरे नंबर ऑफ एनोड रेज जो बनेंगे, पॉजिटिव आयंस निकलेंगे, वो अलग निकलेंगे, उस गैस का मास भी अलग हो जाएगा। जबकि कैथोड रेज को फर्क ही नहीं पड़ता कि अंदर गैस कौन सा भरा है ना, क्योंकि वहां तो पूरा इवैक्यूएटेड कर दिया, वैक्यूम जैसा कुछ कर दिया था। तो वैक्यूम भी कर दोगे तो भी कैथोड रेज जनरेट होता है। जबकि यहाँ पर गैस डालने पर हम देख रहे हैं कि तभी एनोड रेज जनरेट हो रहा है, और गैस अगर बदलेंगे तो एनोड रेज के E/m वैल्यू भी बदलेगी, क्योंकि मास बदलेगा, चार्ज ही बदलेगा। दैट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो एनोड रेज के सर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? सेम, ये भी स्ट्रेट लाइन चल रहा है, बिल्कुल कैथोड रेज जैसा चल रहा है। अच्छा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा, करेक्ट। अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो एनोड रेज किधर जाएगा? माइनस प्लेट की तरफ। अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो माइनस प्लेट की तरफ। अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो यानी लाइक कैथोड रेज ये भी स्ट्रेट लाइन ही चलता है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है एनोड रेज, और ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होता है। इसके भी पाथ में कोई चीज डाल देंगे तो वो भी क्या करेगा? शैडो कास्ट करेगा। इसके पाथ में कोई चीज डाल देंगे तो उसको ये डिस्प्लेस करेगा, मतलब इसके पास ही मोमेंटम होता है, इसके पास ही मास होता है। तो कुल मिलाकर कैथोड और एनोड की सारी प्रॉपर्टियां अप्रोक्सीमेटली सेम है, केवल एक चीज को छोड़ के, और वो क्या है? चार्ज बाई मास। क्योंकि कैथोड रेज के चार्ज और मास को हम हमेशा के लिए कांस्टेंट बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं रीजन बता दिया। और कैथोड चार्ज और मास रेशियो फॉर एनोड रेज हमेशा चेंज होता रहता है। द रीजन इज सिंपल, बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन द गैस नेचर विच कंटेन विद इन अ ट्यूब। And why you know that? If you change the gas, then atom mass will be changed as well as the ions will be also changed. So charge and mass ratio will be changed. Okay? वैसे सबसे ज्यादा जो E/m निकाला था ना, सबसे ज्यादा E/m जो मैक्सिमम निकला था वो हाइड्रोजन के लिए ही निकला था। इससे एक बात तो और प्रूफ हुई कि हाइड्रोजन का जो मास होता है सबसे कम होता है, क्योंकि देखो मास जितना कम होगा ना उतना ही E/m मैक्स होगा। तो इससे ये भी पता चला कि सारे गैसों में सबसे लाइटेस्ट गैस अगर कोई है तो हाइड्रोजन है, ठीक। लेकिन बाकियों का अगर हाइड्रोजन के अलावा तुम हीलियम ले लो, कोई और गैस ले लो, तो उसका मास बढ़ने लगेगा, तो चार्ज में मास क्या होने लगेगा? चेंज होने लगेगा। और ये भी प्रूफ करता है कि चार्ज में मास रेशियो कभी भी एनोड रेज से सेम नहीं हो सकता, प्रोटॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका भी चार्ज में मास रेशियो निकाला गया हाइड्रोजन को लेकर के। तो बेसिकली इसमें भी ऑब्जर्वेशन सेम। अब तो भाई एक्सपेरिमेंट रही है, डेरिवेशन जे टॉमसन का और R.A. मिल्कन का सारा एक्सपेरिमेंट तो कॉमन ही है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ वैसे इसके लिए भी हुआ। तो इसके लिए प्रोटॉन का मास कितना निकला भाई? तो वही सेम कॉन्सेप्ट से प्रोटॉन का मास निकाला गया, तो वो लगभग आता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27। यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कितना आता है, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये आ गया ये प्रोटॉन का मास, ठीक है। और ये एक प्रोटॉन का मास क्लियर हो गया, और प्रोटॉन का चार्ज निकाला गया। तो ये तो क्लियर समझ में आ रहा है कि चार्ज पॉजिटिव है, जो कि बिल्कुल कैथोड जैसा ही है। और ये भी बात पता था डाल्टन के पहले स्टेटमेंट में कि डाल्टन ने कहा था एटम न्यूट्रल होता, तो अगर रदरफोर्ड ने प्रूफ कर दिया था कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, और जे टॉमसन ने प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन भी वहां होता है, तो अगर डाल्टन के कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करना है कि एटम न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों नंबर में सेम होने चाहिए, तभी तो दोनों के चार्ज इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये आइडिया लग गया कि भैया जो प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन जैसा ही होना चाहिए, तभी तो एटम न्यूट्रल होगा। तो ये प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसको भी R.A. मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला जा चुका है, ठीक है। तो R.A. मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकला, तो प्रोटॉन का भी निकला। हालांकि हम नहीं भी निकाले तो भी हम शायद डायरेक्ट चार्ज लिख सकते हैं, क्योंकि हमें डाल्टन ने बोला था कि एटम न्यूट्रल होता है, और ऐसे कई साइंटिस्टों ने जस्टिफाई किया था कि नहीं यार एटम न्यूट्रल होता है। तो एटम न्यूट्रल तभी होगा जब उसमें पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज दोनों सेम चार्ज के हों। तो ऐसे में खाली चार्ज का पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क होगा, बाकी चार्ज तो सेम होगा, तभी न्यूट्रल होगा। सो ये जस्टिफाइड है, क्लियर। मास भी जस्टिफाइड है, एंड यू नो दैट इसका मास कितना है 1.672 10⁻⁻27 ग्राम, जो कि इलेक्ट्रॉन के मास से काफी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का मास -10⁻31 था, यहाँ -10 कितना है 10⁻⁻27। ओके,
सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द एनोड रेज। एंड अगर कोई आपसे पूछे कि एनोड रेज कैथोड रेज में डिफरेंस अगर बताओ तो एक ही डिफरेंस आप बताओगे और वो ये है कि एनोड रेज के लिए जो चार्ज मास रेशियो है वो कभी सेम नहीं होता। रीजन क्योंकि डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस एंड द मटेरियल ऑफ द एनोड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जबकि कैथोड रेज का फिक्स क्यों होता है? क्योंकि वो जितने भी चाहे कैसा भी तुम गैस ले लो, कैसा भी कैथोड मटेरियल ले लो, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्शन होंगे वो सेम ही रहते हैं। तो ऐसे में चार्ज में मास रेशियो भी सेम ही रहना है और ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी एनोड रेज में भी सेम प्रॉपर्टी है, स्ट्रेट पाथ में मोशन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है ना। तो लगभग सब चीज़ें, ये कास्ट शेडो, अगर इसके पाथ में अगर कोई मैटर या कोई ऑब्जेक्ट डाल दो तो वहाँ शेडो बना देता है। ठीक है, इसके पास ही मास और मोमेंटम होता है, तभी तो इसका मास निकला भैया, है ना। तो लगभग सारी प्रॉपर्टीज कैथोड रेज की जैसी ही है, खाली डिफर कहाँ है? चार्ज और मास रेशियो को लेकर के। इसीलिए एनोड रेज या प्रोटॉन्स के लिए चार्ज और मास रेशियो कभी जस्टिफाइड नहीं किया जाता है, लिखा नहीं जाता, क्योंकि बार बार वेरी करता है। और अगर चार्ज और मास रेशियो करना है कैलकुलेट तो उसके लिए आपको पहले जस्टिफाई करना होगा कि ट्यूब के अंदर गैस कौन सा भरा हुआ है। ठीक है हो भाई, तो गोल्डस्टीन का ऑब्जर्वेशन एंड रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बोथ हैव कंटेंट। तो गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट बता दिया, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपको पता ही कि उसने बता दिया था कि कहाँ पर है। लेकिन पता है क्या, गोल्डस्टीन ठीक है, प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन भी हो गया, लेकिन जे थॉमसन ज़्यादा होशियार बन रहे थे। जे थॉमसन की एक प्रॉब्लम थी भैया, जे थॉमसन अब बिल्कुल खुश, अरे हम तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिए कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से और चार्ज और मास रेशियो निकाल के उसका मास निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन चार्ज, सब कुछ बड़े खुश थे। अब जे थॉमसन के ऊपर एक क्वेश्चन ये पूछा कि बता भाई, तुझे अगर पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ है, तो बता तो जरा। तो भाई इलेक्ट्रॉन के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन तो बोरवरी मॉडल ने बताई, तो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ पूरा डिटेल में, जो कि आज तक हमें पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज तक नहीं पता चला कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, हम लोग खाली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जे थॉमसन बड़े खुश थे, तो इनसे पूछ लिया, अच्छा तुमको पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, तो बताओ जरा कहाँ होते हैं। तो इन्होंने ना इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को बताने के लिए इतना बकवास मॉडल दिया, हालांकि मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। कौन सा मॉडल दिया? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, ये प्लम पुडिंग मॉडल होता क्या है एक्चुअली? जो प्लम पुडिंग है ना, या इसी को वाटरमेलन बोलेंगे, तो हम लोग देसी लोग हैं तो हम लोग वाटरमेलन बोलेंगे भैया। और प्लम पुडिंग एक्चुअली यूके में, ब्रिटेन में एक डेजर्ट होता है फॉरेन कंट्रीज में, ये केक के जैसा होता है। तो आप केक खाते हो तो देखा होगा ना, उसमें जैसे ड्राई फ्रूट्स पड़े रहते हैं, तो छोटे छोटे दाने में ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बाकी पूरा केक का मटेरियल होता है। ठीक, इसी को प्लम पुडिंग कहा जाता है। तो इसका मतलब ये कैसा, तो मान लो कि ये एक केक है, ठीक है, अब केक का पूरा मटेरियल होगा, तो पूरा जो केक का मटेरियल है, इनका मानना था कि सब प्लस चार्ज है। मतलब केक जितना तुम ब्रेड खाते हो ना, केक के अंदर जो ब्रेड होता है जितना आप खाओ वो सब प्लस चार्ज है, ये सब प्लस चार्ज है। और उसमें जो छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स पड़े रहते हैं ना, जैसे किशमिश हो गया या काजू हो गया, ये सब हो गया, ये सब माइनस चार्ज है। ये देखो, ये ड्राई फ्रूट्स है भाई। तो इन्होंने बताया कि भैया एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे होते हैं। हाँ, ये बता लेगा कि न्यूट्रल होता है, भाई न्यूट्रल तो डाल्टन ने बोला था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने ऐसे सेम किए थे। लेकिन यार बकवास मॉडल है, ऐसा थोड़ी ना होता है। रदरफोर्ड ने फिर एक्सपेरिमेंट किया, तो क्या पता कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कि भैया पूरा जो प्रोटॉन होता है वो एटम में फैला ही नहीं होता है। एटम तो अंदर से पूरा एम्प्टी होता है, हॉलो होता है। मैक्सिमम जो पूरा प्रोटॉन होता है एटम का, वो तो उसके सेंटर पे डिपेंड करता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है बाय द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ द रदरफोर्ड। तो जे थॉमसन ने रदरफोर्ड की ऐसी तैसी यहाँ पर कर दी। थॉमसन बोलते हैं कि भैया प्लम पुडिंग मॉडल ऐसे होता है, जबकि उन्होंने क्या प्रूफ किया, नहीं भैया एटम तो अंदर से पूरा हॉलो होता है, तुम तो पूरा फैला के रखो रहता। एटम अंदर से पूरा हॉलो होता है, एक्चुअली प्रोटॉन तो सेंटर पे होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा होता है। क्या बकवास मॉडल है यार। ठीक है, अब इसी को हम लोग वाटरमेलन मॉडल क्यों कहते हैं? हमारा वाटरमेलन भी ऐसा होता है। जो तरबूज हम काटते हैं तो पूरा रेड कलर का फल हमको दिखता है ना, फ्रूट, तो जो लाल कलर का पूरा फ्रूट होता है वो प्रोटॉन्स। ठीक, और जो सीड्स यानी जो उसमें बीज होती है ना, सीड्स जो पड़ी रहती काली काली, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए इसको वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। लेकिन दिस मॉडल इज कंप्लीटली बकवास, रबिश, कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि रदरफोर्ड क्लियर कर चुके हैं कि जो हमारा प्रोटॉन है सेंटर पे अवेलेबल है, केवल सेंटर पर, क्योंकि एटम का पूरा अंदर का एरिया हॉलो है, वहां कुछ नहीं होता। ठीक, तो जे थॉमसन देखो यार, कहते नहीं कि सबको जे थॉमसन को पता ही होता, तो बोरवरी क्यों आते, सोमरफेल्ड क्यों आते, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्यों आता, डी ब्रोगली क्यों आता, प्लैंक क्यों आते। इंसान इंसान है यार। ठीक है, चलो भाई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी डन, और उसकी प्रॉपर्टी से पता है, एनोड रे कैथोड रे की प्रॉपर्टी अगर पूछ लेगा तो भी बता देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूट्रॉन डिस्कवरी। देखो भैया, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है सर जेम्स चैडविक को।
सर इसलिए बोल रहा हूं भाई, इज्जत दी जा रही है, ठीक है। 1935 में इनको नोबेल प्राइज मिला था न्यूट्रॉन डिस्कवरी करने के लिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं कि जे थॉमसन सपने में आए कि अरे न्यूट्रॉन भी होगा, ढूंढ लेते हैं। बहुत लोगों का सजेशन भी मिला इनको। बात क्या हुई ना कि जब रदरफोर्ड ने बोला कि भैया एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाया जाता है, और पूरा एटम का जो मास होता है उसके न्यूक्लियस यानी सेंटर पे डिपेंड करता है, क्योंकि ग्रेविटी का लॉ भी यही कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, अगर एटम भी है तो उसका मास सेंटर पे डिपेंड करेगा, सेंटर पे न्यूक्लियस है। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हुए, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन था फ्रेडरिक जॉलियट क्यूरी का, और दूसरा उनके साथी थे इरियन जॉलियट क्यूरी। तो इन दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया, तो इनको ये पता चला कि यार जो रदरफोर्ड बोल रहा है कि भैया एटम का जो सेंटर है उस पर ही मास डिपेंड करता है, तो एटम के अंदर जितना प्रोटॉन है अगर उसको मैं कैलकुलेट करके मास निकालता हूं तो मैं जो निकाल रहा हूं वो x निकल रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2x आ रहा है। मतलब रदरफोर्ड की बात माने तो मास अगर x है तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर रहे हैं तो न्यूक्लियस का मास 2x आ रहा है, मतलब जो भी मास न्यूक्लियस का हम सोच रहे हैं उससे डबल आ रहा है। तब फ्रेडरिक जॉलियट क्यूरी और इरियन जॉलियट क्यूरी ने ये सजेस्ट किया कि इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर कुछ और भी पार्टिकल्स है जिसकी वजह से मास बढ़ करके आ रहा है, वो प्रोटॉन पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर प्रोटॉन पे डिपेंड करता तो प्रोटॉन के नंबर के बराबर आ जाता, मतलब मास डबल आ रहा है, कुछ तो अलग पार्टिकल वहां पर और भी है। तो जेम्स चैडविक ने इस चीज को सुन लिया, अरे यार ऐसा है क्या, आओ देखते हैं कुछ होता है। तो उसी समय जो क्यूरी थी ना, मैडम क्यूरी का नाम सुना ही होगा, उन्होंने एक एलिमेंट डिस्कवर किया था जिनका नाम था पोलोनियम। देखो कितना जेम्स चैडविक को कितना सपोर्ट मिल रहा है, देखते जाओ। तो पोलोनियम की डिस्कवरी किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। और जो पोलोनियम था ये पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, ठीक है, याद रखना, ये फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट था जो डिस्कवर हुआ था, ठीक है। और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनमें एक कैरेक्टर होता है कि ये 3 तरह की रेसेस जनरेट करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये पार्टिकल्स ये एमिट करते हैं और ये सेल्फ एमिशन होता है, टेम्परेचर प्रेशर कुछ नहीं, अपने आप एमिट करते रहते हैं, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव की खास बात है, क्योंकि दुनिया का हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टेबल होने के लिए अल्फा बीटा गामा रेस को रिलीज करके स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। इसके लिए सोडी फैजान रसल ने कई सारे स्टडी किया था, और ये मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो जाके देखिएगा, आधार लेक्चर 2 या 3 में मैंने आपको पूरा डिटेल बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ डिटेल में नहीं जा रहा। तो जेम्स चैडविक को क्यूरी ने ऐसे सपोर्ट किया। एक तो क्यूरी लोगों ने ये बता दिया कि भैया हम जो सोच रहे हैं कि न्यूक्लियस का जो मास है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग वो उतना ही होना चाहिए जितना कि प्रोटॉन होना चाहिए, क्योंकि रदरफोर्ड ने बोला था कि एटम का मास न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे वही तो मास होना चाहिए था। लेकिन हमने वही सोचा, लेकिन मास उसका एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करने पर 2 टाइम आ रहा है, तो इसलिए कुछ अलग पार्टिकल्स हो सकते हैं। और क्यूरी ने भाई अल्फा पार्टिकल्स भी जनरेट कर रखा था। तो क्या हुआ ना, चैडविक ने यहीं से कुछ चीज़ें कॉपी की और बेरिलियम का एक एटम लिया, बेरिलियम का एटम नंबर 4 मास 9 होता है, उस पर ना हीलियम की बम्बार्ड करा दिया। बेटा आपको पता होगा हीलियम को अल्फा का न्यूक्लियस भी कहते हैं, और हीलियम में 2 प्रोटॉन है बेटा, तो इसलिए 2 पॉजिटिव चार्ज भी होगा। अल्फा को हीलियम के न्यूक्लियस कहते हैं, मैं आपको पूरा क्लास में बताया हूँ, जाके देखिएगा, जहाँ मैंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपको कराया है ना, वहाँ मैंने अल्फा के बारे में आपको बहुत कुछ बताया, जाके चेक करिएगा। तो बेरिलियम जैसे न्यूट्रल एटम पर इन्होंने हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डिंग कराया, अल्फा मतलब ये रेडियो एक्टिव कराया तो ये चौंक गए। भैया देखो इस पे 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर होता है ना, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। यहां देखो अल्फा में भी 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 2 प्रोटॉन, ठीक है। अब जब ये सब बम्बार्ड किया तो एक नया एलिमेंट बनता C612, ये देखिए एक नया एलिमेंट बन गया, बना। अब यहां देखो 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन, यू कैन सी, अगर ये इसे बम्बार्ड किया तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, सर न्यूट्रल। अरे सर 0 चार्ज, जो उधर कुछ भी आएगा 0 रहेगा। लेकिन सर मास में देखिए ना, 9 4 13, यहाँ 12 है, यानी कि 1 मास आ रहा है, मतलब पक्का ये कोई नया पार्टिकल है। चूंकि इसमें कोई चार्ज नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ है नहीं, तो ये चार्जलेस है, तो इसी चार्जलेस की वजह से इसका नाम रखा जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन। न्यूट्रल है तो न्यूट्रॉन इसका नाम पड़ गया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तब जाकर के बोला कि भैया सुनो, जेम्स चैडविक ने, कि इसका मतलब जिस एक्स्ट्रा पार्टिकल की वजह से तुम्हारा न्यूक्लियस का मास जो तुम सोच रहे थे उससे डबल आ रहा था, वो एक्स्ट्रा पार्टिकल कोई और नहीं न्यूट्रॉन था। ये है वो न्यूट्रॉन।
और ये प्रूफ होता है कि मैंने बेरिलियम के न्यूक्लियस पे अटैक किया है, इससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मैंने नहीं निकाला, इसके सीधे एटम पे अटैक मारा है। तो इसका मतलब साफ है कि न्यूक्लियस पे अटैक हुआ है, तो न्यूक्लियस इसका टूटा है ना भैया, तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर ये पार्टिकल रहा होगा। दिस इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय द जेम्स चैडविक इन 1935 बाय द हेल्प ऑफ द फ्रेडरिक जॉलियट क्यूरी एंड एरिन जॉलियट क्यूरी बाय द सजेशंस। ओके, हालांकि इसका रियल एक्सपेरिमेंट तो ये था कि एक्चुअली हुआ ये था कि पोलोनियम से अल्फा रेजेस निकली, अल्फा रेजेस को डाला गया बेरिलियम पर, तो अल्फा रेजेस को बेरिलियम पर डाला, तो अल्फा को जो बेरिलियम पर डाला तो कार्बन जनरेट हुआ और कुछ अननोन पार्टिकल जनरेट हुए। अब इस अननोन पार्टिकल का जो लाइन था ना, जो रेडिएशन निकल रहा, उसको किसी पैराफिन वैक्स से पास कराया गया था। पैराफिन वैक्स में हाइड्रोजन कंटेंट वैल्यू, भाई पैराफिन वैक्स क्या, एक हाइड्रोकार्बन है, उसमें हाइड्रोजन होगा ही होगा। तो ये न्यूट्रॉन को जब पैराफिन वैक्स से पास कराया तो उसमें ये देखा गया कि फिर वो कुछ प्रोटॉन इजेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि न्यूट्रॉन जैसा कोई न्यूट्रल पार्टिकल होगा जो अंदर जाकर के हाइड्रोजन के प्रोटॉन से रिएक्ट करके उसको अटैक करके उससे प्रोटॉन इजेक्ट कर रहा है। मतलब न्यूक्लियस ये जो है ना, हाइड्रोकार्बन के न्यूक्लियस को जाके सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उससे प्रोटॉन जनरेट कर रहा है। तो इससे पता चला कि प्रोटॉन, देखो सिंपल है, पोलोनियम के अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करा है बेरिलियम पे, तो क्या निकला, कार्बन, वो तो छोड़ दो, एक अननोन अनचार्ज पार्टिकल निकला। इसको जब फिर मैंने हाइड्रोकार्बन पैराफिन वैक्स पे डाला तो प्रोटॉन इजेक्ट होने लग गया। तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो कहाँ जा रहा होगा, उसके न्यूक्लियस में तो जा रहा होगा। दैट्स अ वे कि यही वो अननोन रेज है जो कि उसके न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्लियर? तो ये खैर बहुत लंबा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि न्यूट्रॉन के बारे में उतना पूछा भी नहीं जाता, क्योंकि एक तो बकवास पार्टिकल है, इसका यूज हम ज़्यादा करते भी नहीं है। क्यों नहीं करते, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बता रखा है कि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये बाहर आता नहीं, तो इसमें स्टडी करना बड़ा मुश्किल है। इसका जो लाइफ है ना न्यूक्लियस के बाहर 10 की पावर माइनस करीबन अप्रॉक्सीमेटली 8 सेकंड है। 10 टू द पावर माइनस 8 सेकंड, इतने में कहाँ स्टडी कर पाओगे इसको, इसलिए बकवास ये चीज़। ठीक है, तो ये हो गया न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। अब चूंकि न्यूट्रॉन पे मास है, चार्ज नहीं है लेकिन मास है, इसका भी मास निकाला गया भाई चार्ज मास रेशियो कॉन्सेप्ट से। तो चार्ज मास, तो कोई बोलते कि न्यूट्रॉन का चार्ज में मास रेशियो निकालो, तो निकलेगा नहीं, ध्यान रखना, इसका चार्ज बाय मास नहीं निकल सकता, नॉट पॉसिबल। व्हाई? अबे चार्ज ही नहीं तो चार्ज बाय मास का आएगा तो ये, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा ना मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा, तो कैसे निकलेगा चार्ज? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस करके ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास रेशियो निकाला गया था, इससे तो बैलेंस ही नहीं होगा क्योंकि है ही नहीं चार्ज, लेकिन इसका मास निकाला गया। तो न्यूट्रॉन का जो मास निकाला गया, न्यूट्रॉन का जो मास निकाला गया वो लगभग 1.674 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। अरे सर ये तो लगभग प्रोटॉन जैसा है, बस फर्क इतना है कि सर जो प्रोटॉन का मास था वो 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 ग्राम था, किलोग्राम था। मतलब सर देखिए ना, सेम ही तो है, बस खाली ये 672 और ये 674 है। मतलब न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा प्रोटॉन से बड़ा, ज्यादा है, भारी है। मतलब न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी, देखो 1.674, यहां 1.672, थोड़ा सा भारी है। ठीक, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डन? तो न्यूट्रॉन का मास क्लियर है, लेकिन चार्ज मास रेशियो निकलेगा नहीं, चार्ज इसका होता नहीं है, तो ऑल ऑफ यू नो दैट। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी भी हो गई, और ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी टाइनी पार्टिकल एंड वी कैन से ऑल्सो द फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्योंकि दुनिया के हर मटेरियल और ऑब्जेक्ट में ये चीज कॉमन है, क्योंकि इसका चार्ज और मास रेशियो फिक्स है, जो प्रूफ करता है कि दुनिया का कोई भी मटेरियल तुम कुछ भी कर लो, चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, ये हमेशा रिमेन कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है। सो दिस इज द वे टू डिफाइन ऑल दिस थिंग्स, एंड ये क्लियर होगा कि इलेक्ट्रॉन सबसे टाइनी पार्टिकल, उसका मास ही सबसे कम है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से थोड़ा ज्यादा है, मतलब काफी ज्यादा, और न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली सेम भी कह सकते हो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। डन। तो लो भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, चार्ज बाय मास रेशियो उसका फिक्स क्यों होता है, एनोड का चार्ज कितना होता है, यानी प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, और उसका चार्ज और मास रेशियो डिफर क्यों करता है, न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, और न्यूट्रॉन का मास कैसे क्या होता है, हर एक चीज डिटेल में आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। अब इससे बाहर आपको जाने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। हाँ, ऑयल मोलिक्यूलर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, कैसे चार्ज मास रेशियो निकाला गया, इसके छोटे छोटे वीडियो बना दूंगा, कभी आपका मूड करे देख लीजिएगा। ये सब रिसर्च का विषय है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, और आप लोग 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, आप लोग को रिसर्च नहीं करना, रिमेंबर दैट। अभी आपका टारगेट है कि अच्छे कॉलेज को टारगेट अचीव करके उसको गेन करना, उसके बाद पढ़ने के पूरे मौके मिलेंगे, जितना मन चाहे उतना पढ़ लेना। अभी जो आपका टारगेट है वो करिए, ठीक है। तो अर्जुन भी अगर जिस समय तीर चला रहा था, अगर वो सोचता कि यार मछली की आंख छोड़ो यार, कुछ और भी देख लेते हैं, तो टारगेट नहीं पूरा कर पाता। तो इसीलिए आपका टारगेट मछली की आंख क्या है, IIT कॉलेजेस, नीट के मेडिकल सरकारी कॉलेजेस,
KVPY क्वालिफाई करना, ओलंपियाड क्वालिफाई करना, ठीक है। सो यही हमारा टारगेट है इस समय, तो इसीलिए हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए इन टॉपिक्स पे, अगर जाने को जा सकते थे, लेकिन फिर भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा मैंने जो कहीं पर भी आप फंसो या इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ के दिखा दे, चाहे IIT का हो चाहे नीट का, कहीं भी कोई पेपर हो। सो आपका जो मेन पर्पस है वो मैं पूरा कर रहा हूँ, ये हमारे चैनल का मेन पर्पस है। हालांकि मैं छोटे छोटे वीडियो बना के सब चीज़ें भी आपको बताता रहूँगा, मेरा अपना टाइम पास भी हो जाएगा मेरे को भी, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवरी एज वेल एज द सम एक्स्ट्रा पॉइंट लाइक स्पेक्ट्रम लाइंस कैसे निकाले, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाले, किसी एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे जस्टिफाइड होता है, एवरीथिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा, और इस तरह से आज हमारा आधार लेक्चर 10 खत्म हो गया, और इस तरह से मैं कह सकता हूं कि हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का मूवी, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का जो वेब सीरीज है वो खत्म हो गया। इसके 10 एपिसोड रिलीज हुए हैं, सारे एपिसोड को अच्छे से देखिए। उसके बाद हम शुरू करेंगे इसका क्या प्रयास में क्या करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उस पर अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स, और ये जानेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल मतलब सबसे अच्छी चीज़ है, हम लोग क्या करते हैं न्यूमेरिकल उठाए करने लगे, फॉर्मूला लगाने लगे, नहीं, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल आपको बता दूंगा, जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे तो क्या करना है, इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे तो क्या करना है। इससे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करोगे कि यार इतने टाइप के न्यूमेरिकल ही होते हैं, इन्हीं में से कोई आएगा एग्जाम में तो हम भी कॉन्फिडेंट है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा हम करके ही आएंगे, ठीक है। सो बच्चों, आज का ये हमारा लेक्चर था जो आज खत्म होता है, और इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरी तरह से समाप्त होता है। अब अगला लेक्चर हमारा रिलीज होगा इसके न्यूमेरिकल्स को लेकर के, और उसके बाद फिर नए चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करते रहें। बाकी आप लोग हमें बहुत प्यार दे रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।